2024 का इलेक्शन हुआ जिससे ये सरकार बनी है, कौन से बोले इलेक्टोरल रोल से हुआ था, जिसको इन्होंने रद्दी की टोकरी में फेंक दिया है, तो उस इलेक्शन को भी रिजेक्ट कर दें अगर हिम्मत है। उसी से तो इलेक्शन हुआ। क्या कुरैशी साहब भी इनसिक्योर फील कर रहे हैं? देखिए 92 में मुझे अपनी नेम प्लेट हटानी पड़ी थी, मुझे उसका दुख है, मैं डीएम ऑफ गुड़गांव जो 15 लाख लोगों की जिंदगी का जिम्मेदार होता था, ये नौबत और ये हालत हो जाए तो ये कुछ अच्छी चीज़ नहीं। मैंने पूरी दुनिया की लार्जेस्ट डेमोक्रेसी को हेड किया और उसके बाद मुझे ये फीलिंग हो कि यहाँ पे कोई बजरंग दल या वीएचपी आके धरना दे दे या कुछ और कर दे। आजकल तो सब कुछ संभव है। हालांकि बहुत सारे लोग बोले कि इतनी ईमानदारी कुरैशी साहब कहते हैं और आज इलेक्शन कमीशन पर आरोप लगा रहे हैं, तो क्या कभी ऐसा नहीं हुआ कि यूपीए सरकार ने बुलाकर पूछा हो या कहा हो कि भैया? हिम्मत नहीं थी भाई साहब, हिम्मत नहीं थी। 14 साल से आपकी सरकार है और इतने मजबूत आप प्रधानमंत्री होम मिनिस्टर हैं, इन्फिल्ट्रेशन क्यों 14 साल में आपने बंद नहीं किया? कौन करेगा? कि जब एसआईआर में नाम काटा इसका मतलब आप घुसपैठिए हैं। ऐसा अफसर हो जो कॉन्डम सेलर के तौर पर जाना जाए। जी नमस्कार मित्रों, आज एक बेहद खूबसूरत इंसान से मुलाकात। एक ऐसा शख्स जिसने 35 साल 40 साल सरकार में बैठकर देश को ठीक करने की कोशिश की। उसके लिए मंत्रियों से झगड़ा भी हुआ, सरकारों में नाराज़गी भी हुई, तबादले भी हुए। बहुत सारे लोगों ने पक्ष में विपक्ष ने उन पर सवाल भी खड़े किए, लेकिन वो जो है अपनी धुन में चलता रहा। दुनिया भर को भी डेमोक्रेसी की ताकत और डेमोक्रेसी की जो ज़रूरत है उनको समझाता रहा। पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त डॉक्टर एसवाई कुरैशी साहब। एसवाई कुरैशी साहब जो हैं बेस गिटारिस्ट और उनकी धुन सरकार से जाने के बाद भी अभी बज रही है, लोगों के दिमाग में गूंज रही है। डॉक्टर कुरैशी साहब से वैसे तो मुलाकात होती रही है, उनका स्नेह आशीर्वाद हमेशा मिलता रहा है, लेकिन अभी एक खास मौका है कि उनकी एक बेहद खूबसूरत किताब आई है, इंडिया एंड आई, और उसमें आपने 100 मेमोरीज अपनी जाहिर की है। याद तो एक भी होना ज़िंदगी की, वो खूबसूरत होती है, और आपको किसी कुरैशी साहब जैसे शख्स की 100 मेमोरीज मिल जाएं तो बात ही कुछ होती है। आपने जब ये चर्चा की इस चैप्टर में, आपने बड़ा स्विफ्टली लिखा कि भाई आप मतलब यू आर लकी एट दैट टाइम ऑल्सो, कि आप वहाँ से निकल गए और इलेक्शन कमीशन में आपको इलेक्शन कमिश्नर बना दिया गया। क्या आपने रीथिंक किया कि ये कहीं पनिशमेंट तो नहीं था? क्योंकि पॉलिटिकल प्रेशर नहीं, इसको थोड़ा सा समझिए कि पॉलिटिकल प्रेशर हो कि यहाँ से नहीं, क्योंकि अक्सर इलेक्शन कमिश्नर वो बनाए जाते हैं जो रिटायर हो गए। आप रिटायरमेंट से पहले 1 साल मेरा बाकी था। नहीं, ऐसा नहीं है। बल्कि हुआ क्या था कि मैं डीजी दूरदर्शन था और दूरदर्शन में मैं फर्स्ट डायरेक्ट रिक्रूट और प्रसार भारती था। इंटरव्यू के प्रोसेस से आया था। कहाँ आईएएस का इंटरव्यू दिया था, कहाँ मैंने प्रसार भारती के लिए डीजी के लिए 2 इंटरव्यू, उससे मैं आया था। 3 साल तक मैं रहा। फिर वहाँ कुछ पॉलिटिकल डेवलपमेंट ऐसे हो गई कि भाई सुषमा स्वराज जी से उनको नाराज़गी हो गई, तो सुषमा स्वराज जी को निकलवा दिया कुछ पावरफुल ग्रुप ने, और फिर मेरे पीछे पड़ गए कि जी उनका लगाया हुआ है निकालो। हालांकि केएस शर्मा हमारे सीईओ प्रसार भारती थे, उन्होंने कहा याकूब जी ये आपको सिर्फ इस वजह से हटाया जा रहा है, आपका नाम की वजह से एसवाई कुरैशी। तो मैंने कहा शर्मा जी मैं इसको बिल्कुल कम्युनल नहीं मानता कि कम्युनलिज्म की वजह से हो रहा है, ये सिर्फ पॉलिटिकल कारण है कि मैं सुषमा जी के करीब हूँ और उनको पहले इन्होंने निकाला, अब ये मुझे निकाल रहे हैं, इसके लिए पॉलिटिकल रीज़न, जो आज तक मेरा बिलीफ यही है। तो उस वजह से तो सुषमा जी से कौन नाराज़ थे बीजेपी में? बीजेपी का एक ग्रुप ना था, जो प्रमोद महाजन थे, अरुण जेटली थे, रविशंकर प्रसाद थे, ये सब मिलके। तो और वो अच्छा उन्होंने एक्सरसाइज की सुषमा जी के अच्छा खिलाफ। कुछ ये हो सकता है कुछ और भी ऊंचे लेवल पर चाहिए कि बिटवीन वाजपेयी जी और अडवाणी जी, उनकी कोई टेंशन नहीं, क्योंकि सुषमा तो अडवाणी जी के करीब थी। तो ये सब हायर पॉलिटिक्स जिसका हमें कुछ पता नहीं, तो उस वजह से मुझे हटाया। तो मुझे उसमें कोई इतराज़ नहीं। हालांकि मैं 3 साल के लिए आया था। 1 साल मैंने अपने सीखने के लिए रखा। 1 साल में मैंने कहा मैं अपने नए काम, मुझे आइडिया तो बहुत आते थे कि ये करूँगा, और तीसरे साल में उसको कंसोलिडेट करूंगा, उसके फ्रूट देखूंगा। नए काम तो आपने बहुत किया, एलेक्सी पदमसी के साथ भी मिलकर पूरा डिजाइन बदल दिया डीडी का। जी पूरा बहुत मैंने सारे घर के बदल डालने वाले की यदि कहावत कहे तो वो उस समय की जी वो सारा मेरा प्लान था, और बड़े अच्छे प्लान थे।
क्योंकि वो इतना अनइक्वल कंपटीशन हम फेस कर रहे थे फ्रॉम प्राइवेट चैनल्स एंड कार्टल्स जो दूरदर्शन को काटने में लगे हुए थे। उनके लिए सिंगल हैंडेड लड़ाई लड़नी थी। खैर वो एनीवे मुझे वहाँ से हटाया गया। मुझे एक्चुअली ऑफ़र हुई थी जॉब प्रसार भारती के CEO की। तो प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू PM वो थे पुलक चैटर्जी। उन्होंने कहा कि आपको उसके लिए करो, 1.5 महीने बाद पोस्ट खाली होगी, 1.5 महीने बाद आपको करेंगे, जब तक आप। तो मैं मेंटली अपनी डॉक्टर मनमोहन सिंह के साथ जी उनके साथ, तो मैं अपने मेंटली अपनी तैयारी करता रहा कि मैं वापस जाके दूरदर्शन में मेरा अनफिनिश्ड एजेंडा को मैं कंप्लीट कर पाऊंगा, ये करूँगा, कर रहा था। 3 दिन पहले मेरे पास सडनली उन्हीं पुलक चैटर्जी का फ़ोन आता है, कुरैशी साहब यू बीइंग कंसिडर्ड, 5 सेकेंड का पॉज, तो फॉर इलेक्शन कमीशन। अब उस पॉज में मेरा माइंड, मैंने कहा यार ये ही इज टेलिंग मी समथिंग विच इज ऑलरेडी टोल्ड मी अ मंथ अगो, तो ये मुझे दोबारा क्यों बता रहा है। फिर दूसरा थॉट जो कंकरेंटली चला कि क्या वो जो इन्होंने मुझे जॉब ऑफ़र की थी वो उससे बदल रहे हैं, कुछ और कर रहे हैं। फिर कहा जी इलेक्शन कमीशन। विजय जी यकीन मानिए मुझे तो इसकी इम्पोर्टेंस का अंदाज़ा नहीं था कि कितनी इम्पोर्टेंट जॉब है ये। लेकिन वो ऑफिसर जिसने अपने शुरुआती दौर में इलेक्शन कमीशन की बूथ पर पोलिंग ऑफिसर के तौर पे काम किया हो, वो इलेक्शन कमिश्नर बने जी। एक लंबा सफर है, 30 साल का लंबा सफर है। तो लेकिन मुझे इसकी इम्पोर्टेंस, मुझे तो प्रिजाइडिंग ऑफिसर की इम्पोर्टेंस पता थी ना, जब तक चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तो नहीं पता थी। तो फिर मैंने उन्हीं से पूछा, तो मैंने कहा यार कह लेंगे अभी मैं इनफॉर्मली तुमको फ़ोन कर रहा हूँ क्योंकि आपको रिज़ाइन करना पड़ेगा सर्विस से और मैं फॉर्मल ऑफ़र तुमको 15 मिनट बाद दूंगा। तो मैंने कहा यार पुलक मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि इट अ गुड आइडिया। उसने कहा कुरैशी साहब सोचने की बात नहीं, ये तो आपके लिए लॉटरी है, ये तो इतनी इम्पोर्टेंट जॉब है, इलेक्शन कमीशन तो बहुत ही बड़ी जॉब है। तो मुझे उसका इतना अंदाज़ा भी नहीं था जब तक। तो फिर मैंने कहा अगर तुम कहते हो तो बिल्कुल ठीक है, मेरे तरफ से हाँ। फिर 15 मिनट में उनका आ गया कि भाई यू आर बीइंग अपॉइंटेड एंड ये यू हैव टू रिज़ाइन वगैरह वगैरह, वो फॉर्मल कमिटमेंट टेलीफोनिकली सब हो गई और उसी दिन या अगले दिन ऑर्डर आ गए। तो इस तरह मेरी पोस्टिंग हुई और वाकई इससे बड़ी तो जॉब मैंने कभी कोई की नहीं, क्योंकि हर चीज़ तो इसमें शामिल थी। यू नो मैनेजमेंट, क्राइसिस, सिक्योरिटी, लॉजिस्टिक्स, मैन्युफैक्चरिंग, सब कुछ है, सब कुछ तो इसमें शामिल था। और उसको और दुनिया भर में हमारी रेपुटेशन उसको मेंटेन करना, उसको बरकरार रखना, ये छोटे। आपको लगा इलेक्शन कमीशन पहुंचकर कि ये तो बहुत बड़ा जॉब, बहुत बड़ी जिम्मेदारी मिल गई? हालांकि उस समय आप CEC नहीं बने थे, इलेक्शन कमीशन में आए और आप वहाँ पहुंचकर भी इतनी जल्दी में सब कुछ बदलने की तैयारी में लग गए कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर को कहना पड़ा कि भैया जब तुम बनो चीफ CEC तब करना काम। तब करना नहीं, वो तो मैं चूँकि कम्युनिकेशन का तो मेरा तजर्बा भी था ना, पब्लिक रिलेशन में रहा, तो मैंने देखा 20% टर्न आउट, 25% टर्न आउट। तो मैंने कहा ये तो एक्सेप्टेबल नहीं है, इसको हमें चेंज करना पड़ेगा और हमें वोटर को एजुकेट करना पड़ेगा। तो उस वक्त के हमारे कमीशन ने अपने टाइम में करना इस तरह, जो हालांकि वो भी टेक्निकली मेरा ही टाइम था। हम तीन लोगों की बॉडी है ना, तीनों का इक्वल वोट है, तीनों हमारा टाइम है, लेकिन वो हमें 4 साल वेट करना पड़ा। तो 4 साल बाद आते ही मैंने वोटर एजुकेशन डिवीज़न बनाई। बिहार का सबसे पहले इलेक्शन, हाईएस्ट टर्नआउट इन हिस्ट्री, हाईएस्ट, और वुमेन का टर्नआउट मोर देन मेन। तो जो हम ड्रीम भी नहीं करते जितना, उससे ज़्यादा सक्सेस हुई। उसके बाद तो फिर हमने वोटर एजुकेशन में ऐसी क्या प्रॉब्लम थी कि CEC को कहना पड़े कि भाई आप अपने, पता नहीं उनको, उनका ख्याल ये था कि मतलब ये इतना कंट्रोवर्शियल इशू तो नहीं है, तो उनकी यूँ कह सकते कि आउट ऑफ द बॉक्स भले ही आइडिया हो, क्योंकि उस समय नहीं चलता था। हाँ, या उनकी प्रायोरिटी में नहीं आता था कि भाई ये हमारा काम सिर्फ इलेक्शन मैनेज करना है। अरे इलेक्शन मैनेज करना, डंडा चलाना तो हमारा काम है ही, लेकिन अगर वोटर टर्नआउट ही नहीं होता और आप सिर्फ 10% वोट पे भी आप जीत के आ सकते हैं जी, तो 90% लोगों ने तो आपको वोट नहीं दिया, तो आर यू ए लेजिटिमेट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपल? यू आर नॉट। तो मैंने उसमें ये स्टैंड लिया, मैंने कहा ये तो लेजिटिमेसी का क्वेश्चन आ जाता है कि जीतने वाले की, इसलिए वोटर टर्नआउट तो हमें के लिए हमें एफर्ट करनी पड़ेगी। और हमने वो उनका था कि जी पॉलिटिशियन करे, मीडिया करे, टीचर्स करें, हम क्यों करें? तो उन्होंने कहा हमारा काम है वोट डलवाना, हमारा काम वोट डलवाना। तो वो उनकी थिंकिंग थी, हमारी थिंकिंग थी। एंड आई थिंक वन ऑफ द बिगेस्ट कंट्रीब्यूशन इलेक्शन कमीशन में अगर कुछ हुआ है तो ये हुआ है कि देखिए हर इलेक्शन
पहले से ज़्यादा टर्न आउट हमको दे रहे हैं। और 17 स्टेट में तो औरतें मर्दों से ज़्यादा वोट दे रही हैं, जबकि उनकी एब्सोल्यूट नंबर कम है, उससे भी कम है, उससे भी मतलब बराबर भी थे तब भी ज़्यादा होता है कायदे से, है ना। और अब तो 940 जेंडर रेशो है, और लेकिन 17 स्टेट में औरतों की टर्न आउट मर्दों से ज़्यादा हो रहा है। तो इससे बड़ी सक्सेस क्या हो सकती है। युवाओं को हमने टारगेट किया, उनकी इनरोलमेंट की नेशनल वोटर्स डे मैंने शुरू कराया। वो मैं गया था उड़ीसा में, भुवनेश्वर में, मैं कुछ सिविल सोसाइटी वालों से बात कर रहा, तो किसी ने हाथ उठा के कहा कि ये 18 ईयर इज़ ए स्पेशल एज टू बी सेलिब्रेटेड। भाई मैंने कहा बात तो ठीक है कि भाई 18 साल होने का हम भी याद करते थे, वेट करते थे कि ये हमको एडल्ट फिल्में देखने का मौका मिलेगा या मोटरसाइकिल का लाइसेंस मिलेगा, तो लेकिन पॉलिटिकल पावर मिलेगी ये हम लोग नहीं सोचा करते थे, ये आइडिया नहीं था। तो हमने कहा उनको हम टारगेट करेंगे, उनको ये किया। तो नेशनल ये उसी उसके मीटिंग के उसमें नेशनल वोटर्स डे का जन्म हो गया। हर 25 जनवरी को हम नेशनल वोटर्स डे बनाते हैं। करोड़ों हर साल नौजवान पहली बार वोटर बनते हैं, उनको हम कार्ड देते हैं। तो वोटर एजुकेशन, नेशनल वोटर डे। एक तीसरे जो मेरी लास्टिंग अचीवमेंट जो मिश्रा जी की इंस्पिरेशन कि मैंने एक इंस्टीट्यूट बनाया था, इंडिया इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डेमोक्रेसी एंड इलेक्शन मैनेजमेंट, IIIDA, कि हम ज़ीरो एरर एक्सपेक्ट करते हैं अपने इलेक्शन स्टाफ से। तो अगर ज़ीरो एरर चाहिए तो हमको क्वालिटी ऑफ ट्रेनिंग भी हमारे परफेक्ट होनी चाहिए। तो हमने उसके लिए एक इंस्टीट्यूट प्रपोज किया कि इंस्टीट्यूट बनाएंगे, जिसको लॉ मिनिस्ट्री ने, लॉ मिनिस्ट्री से हमारे मुखालफत चल रही थी, तो उन्होंने उसको अपोज किया। लेकिन हमारा ये कैरेक्टर ही था, हमने दाएं से बाएं से जाके फाइनेंस मिनिस्ट्री से डायरेक्टली 53 करोड़ ला के अपने स्कूल शुरू कर दिया। इलेक्शन कमीशन के एक फ्लोर खाली करा के वहाँ पे हमने इम्प्रोवाइज शुरू कर दिया। एक लेसन उससे ही होता है कि अगर आपने इंस्टीट्यूशन बनाने हैं तो ताजमहल के बिल्ड होने की वेट न करो, पेड़ के नीचे शुरू करो, ताजमहल आता रहेगा पेड़ के नीचे। तो हमने पेड़ के नीचे वर्चुअली वो शुरू कर दी। 143 देशों के चीफ इलेक्शन कमिश्नर हमसे ट्रेनिंग लेके जा चुके हैं। 143 देशों के 143 देशों के कमिश्नर्स एंड उनके टॉप इलेक्शन मैनेजर हमसे ट्रेनिंग लेके जा चुके हैं। ये क्लेम या होप नहीं है, ये नहीं है, विश्व गुरु हैं हम इलेक्शन के। और इसके पीछे सर, अब ऐसा शब्द काम में मत लीजिए आप। नहीं, मैं बता रहा हूँ कि विश्व गुरु और के कॉन्टेक्स्ट में ड्रीम हो सकता है, ये तो रियलिटी है और हमने करके दिखाया। और बल्कि इसकी कंट्रोवर्सी भी मैं बता दूँ बाद में हुई कि क्या हुआ, अभी डोनाल्ड ट्रंप ने एक इस टर्म में जो है उन्होंने एक डिपार्टमेंट बनाया कि सरकारी खर्चे को काटने के लिए कोई, और उसमें एलन मस्क को उसका हेड बना दिया उन्होंने। बहुत सारे ये डिपार्टमेंट बंद हो। तो एक ऑर्गेनाइजेशन है वाशिंगटन में, IFES, इंटरनेशनल फाउंडेशन फॉर इलेक्टोरल सिस्टम्स। ये 150 से ज़्यादा देशों में दुनिया के डेमोक्रेसी की प्रमोशन के लिए काम करते हैं। इनके ऐसे मेरे डीलिंग वीलिंग तो होती थी। तो मैंने रिटायरमेंट से 13 दिन पहले इनके चेयरमैन बिल स्वीनी थे, उनके साथ एक MOU साइन किया। मैंने कहा कि साहब, हम जब इतना बड़ा इंस्टीट्यूट बनाए रहे हैं, हम फॉरेन कंट्रीज़ को भी ट्रेनिंग देंगे और फ्री देंगे, एक पैसा नहीं लेंगे। लेकिन हम उनको यहाँ लाने का खर्चा तो हम नहीं दे सकते, ना उनको यहाँ ठहराने का खर्चा दे सकते, वो आप करो किसी भी तरीके से। तो ठीक है। दूसरी चीज़ हमने कहा, साउथ अफ्रीका आया, केनिया आया, युगांडा आया, तो कि जी हम इंडियन लॉ से थोड़ी वो वहाँ का इलेक्शन करेंगे, वो अपने लॉ से करेंगे। तो हम उनको ट्रेनिंग देंगे, जो ओवरऑल इलेक्शन मैनेजमेंट तो इंडिया का एग्जाम्पल से करेंगे, लेकिन उनके लिए कस्टमाइज हमें ट्रेनिंग प्रोग्राम चाहिए होगा। हमें एक्सपर्ट भेज दो जो वहाँ के लॉज को जानते हो। तो उन्होंने 4 एक्सपर्ट भेज दिए, हमने 4 लगा दिए। उन 8 ने मिल के बड़ी अच्छी वो बना दी और 143 कंट्रीज़ को ट्रेनिंग दे दी। फिर ये उन्होंने IFES की फंडिंग बंद कर दी और USAID की बंद कर दी। USAID तो इंडिया का फ्रेंड था, बहुत सारे प्रोजेक्ट फंड किए होंगे, लेकिन इलेक्शन में एक नया पैसा हमने कभी नहीं लिया इंडिया ने। तो उन्होंने, डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं हमने इंडिया की इलेक्शन फंडिंग बंद कर दी, तो उस पर चल पड़ा गया। क्या यहाँ पर बहुत चर्चा हो गई कि आपने चर्चा हो गई थी कि साहब इलेक्शन की फंडिंग, और कुरैशी ने इंडिया को की डेमोक्रेसी को बेच दिया, ये कर दिया वो कर दिया। बहुत बड़े जर्नलिस्ट हैं जो रोज़ाना रात को नेशन के बिहाफ पे जनता से सवाल करते रहते हैं, वो हिला के MOU देखो कुरैशी ने ये किया। उन्होंने उस MOU को पढ़ा भी नहीं, और उस MOU में क्या लिखा हुआ था, देयर इज नो लीगल और फाइनेंशियल इम्प्लीकेशन।
एक पैसे का एक्सचेंज नहीं होगा, कोई लीगल लायबिलिटी कोई नहीं होगी। और तो और विजय जी आप हैरान होंगे, आप पढ़े लिखे लोग हैं, हम सैकड़ों MOU और डील साइन करते हैं, 20-30-50 पेज की, उसमें एक ही जगह तो ये क्लॉज लिखेंगे, बार बार तो नहीं लिखेंगे कि हर पेज पे ये दोबारा दोहरा दें। ये हमने 2 जगह लिखा, ये पता नहीं कैसे लिखा है, वो गायबी आवाज़ होगी कि हमने 2 जगह लिख दिया कि होगी, कोई फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, कोई फाइनेंशियल और लीगल एप्लीकेशन नहीं है, वो उसको लेके वो पीछे पड़ गए। उनको ये नहीं मालूम था, बल्कि एक पार्टी की एक स्पोक्समैन बड़ी एग्रेसिव टाइप की है, वो भी बड़े खुशी खुशी बता रहे हैं कि देखो एक IIDM है, 143 कंट्री ट्रेनिंग, उनको नहीं मालूम था कि इसको बनाने वाला SY कुरैशी है, वरना शायद वो उनकी तारीफ नहीं करती। तो अच्छा, अगर 13 दिन का वो MOU इनको इतना खटक रहा था हमारे जर्नलिस्ट साहब को, तो कैंसिल कर, तो 13 साल में कैंसिल क्यों नहीं हुआ? 13 साल, उसके बाद सरकारें भी बदली, मैं तो 12 में चला गया, 14 तक तो UPA सरकार रही, उसके बाद दूसरी सरकार आई, क्यों नहीं बदल दिया? आज तक चल रहा है। बल्कि अब तो उसको बड़े प्राउडली वो 143 कंट्रीज की बात की जा रही है, वो मेरे 13 दिन वाले MOU की वजह से है। लेकिन सर ये बात मान ली मैंने कि 143 देशों के लोगों को आपने सिखाया, CEOs को, सब जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर्स, इलेक्शन कमिश्नर्स ऑफिसर्स को, और विश्वगुरु बन गए आप इलेक्शन कमीशन। यहाँ तो खुद का इलेक्शन कमीशन पर तो सवाल खड़े हुए हैं, और आप बन के विश्वगुरु मुझे ताली बजवाना चाहते हैं। नहीं, अब आप जो ये आपने ये बड़ा दुख से रग पे हाथ रखा कि देखिए, रेपुटेशन एक ऐसी चीज़ होती है कि उसको बिल्ड करने में तो साल लगते हैं, एक दिन में नहीं बन जाती, और उसको डिमोलिश होने में 5 मिनट लगते। तो और बल्कि आपने देखा होगा पिछले दिनों 2-4 साल पहले नोएडा की कुछ 40 मंजिला बिल्डिंगें गिरा दी गई थी 30 सेकंड में, वो गिरा दी गई थी, और बनने में 10-10 साल लगे थे। तो इसी तरह रेपुटेशन की बात होती है। तो हमारी रेपुटेशन दुनिया भर में बहुत हाई रही है पिछले 70 साल में। अब कैसी है उस पर मैं कुछ बोलना नहीं चाहूँगा। आपको नहीं लगता कि क्वेश्चन मार्क हो गया इलेक्शन कमीशन पर? नहीं, द फैक्ट कि आप पूछ रहे हैं ये क्वेश्चन मार्क ही का तो सिंबल है ये, क्या आपको क्यों पूछना पड़ा? तो बहुत लोग ये पूछते हैं, ये बिल्कुल क्वेश्चन मार्क हो गया। तो लोग पूछेंगे नहीं किसको क्या सिखा रहे हो आप, खुद का तो हिसाब पता नहीं। मुझे विजय जी आपको जान के हैरानी होगी, मेरी पहली किताब थी एन अनडॉक्यूमेंटेड वंडर, द मेकिंग ऑफ द ग्रेट इंडियन इलेक्शन। वो इतनी कामयाब हुई, उसके 7 एडिशन आ चुके हैं, 7 एडिशन उसके आ चुके हैं। आप मुझे आजकल लोग उस किताब के नाम से टॉन्ट करते हैं। वही इसीलिए मैंने कहा टॉन्ट करते हैं कि साहब ये आपका अनडॉक्यूमेंटेड वंडर है। तो फ्रैंकली कभी कभी जो मेरे ख्याल आता है कि मैं वो सारी किताबें जो बची हुई जमा करके उनको आग लगा दूं। किस मुंह से हम इसको अनडॉक्यूमेंटेड वंडर आज के हालात में कह सकते हैं? तो ऐसा क्यों है सर? सारा विपक्ष जो है वो खड़ा हुआ है, बार बार कह रहा है चोरी हो रही है, वोट चोरी हो रही है, EVM की चोरी हो रही है। ये EVM को लेकर बड़ी बात होती है कि कुरैशी साहब ने तो EVM के लिए इतना सब कुछ किया है, VVPAT भी किया ये, और जब वो कुरैशी साहब क्यों नहीं बोलते कि भाई EVM जो है सही है? क्या बात कर रहे हैं? कुरैशी साहब ही बोलते हैं, और किसी के बोलने की हिम्मत नहीं है। मैं ही बोलता हूँ, बोलता रहूं को आप नहीं बोल रहे हैं। बकवास कर रहे हैं अगर ये कहते हैं। मैं ही बोल रहा हूँ, और इतना मैंने इसको टू द हिल डिफेंड किया। आगे नहीं करूँगा, क्योंकि आगे क्या मशीनों में क्या कुछ होने जा रहा है मुझे नहीं मालूम, क्योंकि टेक्नोलॉजी तो एडवांस होती है ना, उसमें क्या क्या खेल खेल जाए। मेरे वक्त तक की मशीनें जो थी वो ठीक थी, और सबसे ज़्यादा आज हर पॉलिटिकल पार्टी ने EVM को अटैक किया है, और सबसे ज़्यादा अगर हिस्ट्री में किसी ने अटैक किया तो BJP ने किया। उन्होंने तो किताब तक लिख दी थी, GVL नरसिम्हा राव ने, उसका अडवाणी जी ने फॉरवर्ड लिखा था। तो उस वक्त जब उस पीक पे मैं CEC बना, मैंने ऑल पार्टी मीटिंग बनाई, जो मेरा स्टाइल था कंसल्टेशन का, कन्वर्सेशन का। मैंने बुलाया, मैं चंद्रबाबू नायडू उसको लीड करा। पहले तो मुझे हैरानी कि चंद्रबाबू नायडू वो तो टेक्नोलॉजी के आइकॉन थे, और आप ही आके अपोज करो। तो मैंने कहा चंद्रबाबू जी मुझे तो हैरानी है आपको यहाँ देख के, और मेरा चैलेंज है कि अगर आप मुझे कन्विंस कर देंगे मैं EVM को निकाल के बाहर फेंकूंगा, और अगर मैं आपको, वरना मैं आपको अपना ब्रांड एम्बेसडर ऑफ EVM बना के भेजूंगा। बताइए क्या शिकायत है? कहने का उन्होंने कहा बड़ी इंपॉर्टेंट बात कही। उन्होंने कहा देखो हम ये नहीं कह रहे हैं कि इलेक्शन इससे रिजल्ट प्रभावित हुए हैं, मैनिपुलेट हुए हैं, हम नहीं कह रहे, और ये भी नहीं कह रहे कि आगे भी होंगे। तो मैंने कहा फिर आप क्या कह रहे हैं? कह लेंगे हम कह रहे हैं ट्रांसपेरेंसी नहीं है, यानी जब आप बटन दबाते हैं वो मशीन में कहीं जाता है तो कहाँ गया वो पता नहीं लगता। तो हमने कहा इलाज बताइए। कह लेंगे VVPAT, वोटर वेरीफाइबल पेपर ऑडिट ट्रेल शुरू कर दीजिए, यानी एक साथ एक प्रिंटर लगा दीजिए, उसमें स्क्रीन होगा, जो आप बटन दबाएंगे इधर मशीन में जाएगा,
इधर एक स्क्रीन पे आ जाएगा जिसमें आप देख लेंगे कि ये इसी को मैंने किसको मिला है वोट। और फिर वही पर्ची कट के नीचे चले जाएगी, वो ऑडिट ट्रेल हो गया कि जब चाहे उसको आप गिन लीजिए। तो लाखों गिनी जा चुकी हैं, मैच कर रही हैं। तो इसीलिए मैं ईवीएम विद तो मतलब अभी भी सिस्टम तो वही चल रहा है ना, वही चल रहा है। तो लेकिन इसका मतलब आप कह रहे हैं कि इलेक्शंस में गड़बड़ी नहीं हो रही। नहीं, मैं ये इसको मैंने स्टडी नहीं किया कि गड़बड़ी हो रही है नहीं, लेकिन मैं जो इसको डिफेंड कर रहा हूँ कि ये वीवीपैट के बारे में जो डिमांड चली, जो सुप्रीम कोर्ट तक गई, अगर देखिए पब्लिक फेथ जरूर है। नेताओं को तो हमने समझा लिया 4 घंटे की मीटिंग में, उसी दिन हमने ऑर्डर कर दिया। पब्लिक ट्रस्ट की बात है, पब्लिक ट्रस्ट अगर चला गया तो जिसके लिए मेरा सोल्यूशन ये रहा है कि साहब एक बार आप 100% पर्चियाँ गिन के दिखा दीजिए लोगों को। नहीं जी टाइम लगेगा, कितना टाइम लगेगा, 24 घंटे लगेंगे। 2.5 महीने आप पहले फर्स्ट डे ऑफ द पोल थे, 2.5 महीने वेट करता है पूरा देश जी। जब इतना फेज 5 फेज 6 फेज में चलाते वो एक दिन और वेट कर लेगा। और एक और अल्टरनेटिव सोल्यूशन भी मैं कहता हूँ, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था 5 मशीनें गिनी एक विधानसभा क्षेत्र की। मैं कहता हूँ 5 भी नहीं, 4 गिन लीजिए रैंडम चेकिंग के लिए। बजाय रैंडम के आप उसको पर्पसिव कर लीजिए। रैंडम के बजाय जिस पे कंप्लेंट है, शुबा है, उसको गिनिए सिर्फ, है ना। अभी तो हम रैंडम ले चुनेंगे, रैंडम तो एक इनोसेंट मशीन आ जाएगी, उसमें तो कुछ भी नहीं निकलेगा। अगर हम कहते हैं कि टॉप 2 कैंडिडेट जिनका रिजल्ट प्रभावित होने जा रहा है, हम उनको कहेंगे 2-2 मशीनें चुन लो जिस पे आपको शुबा है, हम वो गिन देंगे। आप बता दें, आप बता दीजिए। तो उससे एकदम रैंडम के बजाय हम वो स्पेसिफिक मशीनें चुनेंगे तो लोगों का विश्वास रिस्टोर हो जाएगा। कोई कह के मैं थक गया, उस पर तो कोई डिबेट ही नहीं होती, कोई कर डाले। हम होते तो अगले दिन कर देते कि जो आ जाओ भाई रैंडम छोड़ो, हम आपको। तो अभी क्या परेशानी है? कोई परेशानी ये कहूँ मैं कि कुरैशी साहब के बाद कोई ईमानदार ऑफिसर नहीं आया। नहीं, ये तो मेरे लिए भी इंसल्टिंग बात होगी कि ये मैं अपने को ऐसा समझूं, लेकिन हर किस्म के लोग होते हैं, उनकी अपनी थिंकिंग होती है। इंट्रेंसिक डाउटिंग द प्रेजेंस। नहीं, मैं कहना नहीं चाहूँगा कुछ इस पे कहने वाले। आजकल सच बोलना छोड़ दिया आपने। नहीं, क्योंकि मेरा कोई रोल नहीं ना बोलने का, क्योंकि जनता तो है आप, वोटर तो हैं। नहीं तो मैं बोलता हूँ, लिखता हूँ, रोज तो बोल रहा हूँ। तो इतने सवाल क्यों खड़े हो रहे हैं? नहीं तो जब घर की बात आती है तब आप नहीं बोलते। नहीं तो आप पूछिए ना उनसे। आपसे पूछ रहा हूँ। देखिए आप उस घर को जानते हैं अंदर से। ये घर दरो दीवार आपने बनाई है। ये आपने जो बात की ना, ये जरूर मैं कहना चाहूँगा कि देखिए इलेक्शन कमीशन पे सवाल तो उठ रहा है, और मैं एज ए सिटीजन मेरे भी सवाल हैं, और मेरे सवाल कुछ 2 एक्स्ट्रा फालतू इसलिए हो सकते हैं कि उस इमारत को बनाने में 2-4 ईंटें मैंने भी लगाई हैं। तो अगर वो इमारत गिरती नज़र आ रही है तो मुझे औरों से, आपको दुख हो रहा है, मुझे उससे ज़्यादा दुख हो रहा है, तो वो तो हो रहा है। ओनली थिंग इज़ कि मैं अगर उसको क्रिटिसाइज़ करूँ ना तो लोग उसको भद्दा समझेंगे कि साहब अपने को 30 मार्खा समझता है, अपने वक्त को ग्लोरीफाई कर रहा है, आज वालों को ये क्रिटिसाइज कर रहा है वो। लेकिन इसको मेरा जैसा आदमी यूँ भी समझेगा कि भाई वो नहीं बोल रहे हैं, इसका मतलब ठीक ही चल रहा होगा। नहीं, वो अब आपको ये ऐसा लग रहा है कि मैं सर्टिफाई कर रहा हूँ कि ठीक चल रहा है, ये तो नहीं कह रहा मैं। ओनली थिंग मैं कमेंट नहीं करना चाहता। सर आप सीनियर भी हैं, क्योंकि वो परिवार आपका है, आपने उसको हेड किया है। वो मुझको सीनियर, आपको तकलीफ नहीं होती कि आपके परिवार, आपके घर पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं? देखिए, और कुरैशी साहब वो आदमी है जिसको प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इलेक्शन सिस्टम समझाने के लिए किसी ब्रिटिशर को भेज देते हैं। जी नहीं, क्वाइट राइट। तो आप ही सिखा देते नए सीईसी साहब को, या जो भी ऑफिसर्स हैं। नए सीईसी साहब तो बहुत काबिल हैं, वो IIT कानपुर के टॉपर वॉपर हैं। मैं तो हिस्ट्री का स्टूडेंट, तो मेरी तो वो लियाकत है ही नहीं। लेकिन ये ज़रूर है कि पिछले 5-7 साल में जो CEC आते थे, मैं उनको एक एडवाइस ज़रूर देता था, 1-2 को तो ख़ास तौर से, कि भाई तुम्हारी कम्युनिकेशन बड़ी पुअर है। अगर कोई पब्लिक में, जनता में किसी चीज़ पे रोष है या क्वेश्चन मार्क है, आई वुड डू अ प्रेस कॉन्फ्रेंस, फ़ौरन बुला के प्रेस कॉन्फ्रेंस, इफ़ आई हैव नथिंग टू हाइड, सबको बुला के बताओ भाई तुमको क्या एतराज़ है। ये आजकल तो आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पूछते हो कि एफिडेविट दे दीजिए। मैं इनसे कह चुका हूँ, उनको बड़ा बुरा लगा। मैं कहता हूँ आप एफिडेविट दीजिए कि आपने जो SIR एक्सरसाइज की है, जो मेरे ख्याल से नॉट ओनली अननेसेसरी, बड़े मिस्चिवस है, आप सर्टिफिकेट दे दीजिए कि अब जो रोल बन के आए हैं वो परफेक्ट है, उसमें एक भी गलती नहीं होगी, अगर होगी तो आप लीगली रिस्पॉन्सिबल होंगे। दे दीजिए एफिडेविट।
ये SIR पर आप ठीक जगह पर पहुंच गए, मैं भी वहां पर आता। ये- क्या है ये SIR का? नहीं है, देखिए SIR ना कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है, ना इसको representation of अनकॉन्स्टिट्यूशनल people- कहूँ मैं? है अनकॉन्स्टिट्यूशनल कहूँ? नहीं, इस तरह ना कहिए, लेकिन ना कॉन्स्टिट्यूशन में इसका जिक्र है, ना रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट में, ना इलेक्शन रूल्स में इसका जिक्र है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट के एक सेक्शन में 21, 22 या 23 या जो भी है उसमें कहीं है कि Intensive revision के लिए। इंटेंसिव रिवीजन किया जा सकता है इन ए कॉन्स्टिट्यूएंसी और पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंसी। हाँ, पार्ट ऑफ द पार्ट कॉन्स्टिट्यूशन। ऑफ द, यानी पूरे देश की नहीं, एक कॉन्स्टिट्यूएंसी आधी कॉन्स्टिट्यूएंसी। हमारी जो उसकी इन्फ्रेंस हम निकालते थे वो ये थी कि कहीं देखिए कहीं फ्लड आ गया, असम में फ्लड आ रहा है, पूरे का पूरा रिकॉर्ड चले जाएंगे, तो वहाँ आपको नए सिरे से रूल बनाना पड़ेगा, तो वहाँ इंटेंसिव रिवीजन करना पड़ेगा। इसे SIR का या इंटेंसिव रिवीजन का पर्पज़ यही कि जो अब एग्जिस्टिंग रूल है उसको तो कूड़े में फेंक दीजिए। फ्लड ले गया वहाँ के, वो तो दूसरी बात है, यहाँ तो इन्होंने कूड़े में ये फेंक दिया। तो मेरे ख्याल से डिजिटल है ना आपकी सारी की सारी वोटर। सही बात है, ये एग्जैक्टली। जब सारा डिजिटल है तो आपको सिर्फ एक साल में उसको अपडेट करना है कि कुछ लोग मर जाएंगे इस एक साल में, कुछ माइग्रेट कर जाएंगे, कुछ आप क्या आ जाएंगे, कुछ 18 का हो और मुझे जाएगा। लगता है कि जैसे चुनावों के वक्त में आप लोग ये काम करते हैं कि चुनाव से पहले एडिशन डिलीशन पर भी काम करते हैं हर बार। करते ही हैं, हर साल ये करते रहे। और तो 2002 इतनी चोरी आपने क्यों की कि ये इतने 1 करोड़ 2 करोड़ 8 करोड़ लोगों को निकालना पड़ा? निकाला। अरे और 10 सबसे पहले मतलब तो ये- आपकी गड़बड़ी को सरकार ठीक कर रही है, इलेक्शन कमीशन। ये देखिए ना कि सबसे पहले तो इन्होंने बिहार में जब शुरू किया ये कि जी हमने घुसपैठिए पकड़ने के लिए कर रहे हैं। जी, बड़ी अच्छी बात है, घुसपैठियों को पकड़िए और उनको निकाल के मार दीजिए, बांग्लादेशी ने फेंकिए, गोली मार दीजिए, जरूर बहुत अच्छा करेंगे, राइट। कितने पकड़े? 8 करोड़ लोगों को बिहार में दौड़ाया और कितने पकड़े? आज तक फिगर क्यों नहीं बताई? क्यों नहीं बताई? क्योंकि बताने लायक कुछ फिगर नहीं है उनके पास, या अगर है तो बताएं। दूसरा, हमने अखबार में पढ़ा कि जी 500 लोग पकड़े, जिनमें से 150 बांग्लादेशी और 350 नेपाल की हिंदू औरतें जो शादी करके आई थी। उन 150 को पकड़ने के लिए आपने 8 करोड़ लोगों को दौड़ाया और अब पूरे देश के 100 करोड़ लोगों को दौड़ा रहे हैं। ये देखिए 2002 या 3 में जब लास्ट इंटेंसिव रिवीजन बिहार में हुआ था, उस वक्त उन्होंने फैसला किया था कि अब हमें इंटेंसिव रिवीजन कराने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब तो हमारा एक तो डिजिटाइज हो गया और अब हम सिर्फ समरी रिवीजन करेंगे, यानी इस एक साल में क्या क्या चेंजेस हुए वो जाके देख लेंगे। और वो BLO, वो इसी तरह BLO अभी भी आपके आया है, उसके लिए भी, इसके लिए भी आपसे आएगा। विजय जी आपके घर में ये 4 वोटर हैं, ये नाम है, ये है, सब ठीक है ना? हाँ जी ठीक है, तो अब दूसरे घर में चला जाएगा। और उसमें एक सवाल ऐड कर सकते थे, अगर इन्हें घुसपैठिए ही इनकी इंटेंशन थी, अगर वही इंटेंशन थी, वो इंटेंशन शायद थी नहीं, तो उसमें ये ऐड करते हैं कि ये बताओ विजय जी, आपके पड़ोस में जो इधर और उधर दोनों तरफ है, कोई नया शक्ल तो नज़र नहीं आई पिछले 6 महीने में, साल भर में कोई नया आदमी हो जो बाहर आके ऐसे आके हो सके घुसपैठिया हो, तो बड़ा आसान बता है। देता। पड़ोसी तो सबसे पहले बताता है, तो पड़ोसी सबसे ज़्यादा पहले शिकायत करता है, उसको पता भी होता है कि पड़ोस में खाना क्या पक रहा है आज, तो ऐसी सूरत में बड़ी आसानी से तो ये पता लगता है। तो मकसद ये था ही नहीं, मकसद कुछ और था, कुछ आप इतना बोल रहे हैं और मैं शायद किताब पढ़ते हुए देख रहा था कि आप कुरैशी साहब को SIR का ही डर लग रहा होगा, इसलिए बार बार लिखा कि 500 साल पुराना घर है। SIR में चेक होगा तब पता पड़ेगा ना कि आप कितने साल पुराने हैं। नहीं, मुझे बहुत लोगों के फोन आते थे कि भाई आपका नाम तो डिलीट नहीं हाँ, तो हुआ। इसीलिए मैं पूछ रहा हूँ कि आप बार बार 500 साल का जिक्र कर रहे हैं। SIR में देखूँ तो सही में कुरैशी साहब का नाम है। मेरे यहाँ BLO आई तो RWA के किसी असिस्टेंट के साथ, तो मैंने कहा भाई देखो मैं 2002 में हुमायूं रोड पे रहता था, तो खैर वो उसने लोकेट तो कर लिया। फिर मैंने वोटर कार्ड दे दिया कि जी इसमें एपिक नंबर है, कैसा वो अपलोड ना हो कि जी एपिक नंबर आपका चेंज हो गया है, दिल्ली से यहाँ आने में चेंज हो गया, कैसे हो गया हमें तो मालूम नहीं, तो वो अपलोड ही ना हो पाए। खैर बड़ी मुश्किल से फिर हमने वो ढूंढा, हुमायूं रोड के बजाय भी हमको गोल मार्केट में मिला, कहाँ से मिला, वो मिल गया। तो अभी ड्राफ्ट रोल में तो नाम आ गया, फाइनल में आएगा कि नहीं आएगा, तो अगर नहीं आएगा तो फिर आपका नाम घुसपैठियों की लिस्ट में डाल दें। बिल्कुल डाल दीजिए, बिल्कुल डाल दीजिए। मतलब ये तो तय, सर आप हंस रहे हैं, बात ही ये कर रहे हैं ना आप ये बात कि जब SIR में नाम काटा तो इसका मतलब आप घुसपैठिए हैं। और देखिए, और ऐसा है ये जो इसमें सिटीजनशिप इशू की जी, सिटीजनशिप इशू डिसाइड नहीं हो रहा, लेकिन
लेकिन अभी तो चीफ मिनिस्टर साहब ने कहा कि वो उनको ये जो सरकार की योजना उसका भी फायदा नहीं, कोई फायदा नहीं होगा। और तो और टेलीग्राफ के एडिटर को इन्होंने पासपोर्ट डिनाई कर दिया कि आपका नाम चूंकि डिलीट हो गया है, इसलिए अब आप तो सिटीजन ही नहीं हो, पहले आप या तो आप तो बांग्लादेशी हो। तो वो तो बाद में चीफ मिनिस्टर ऑफ केरला ने चीफ मिनिस्टर ऑफ बंगाल को लिखा, उन्होंने स्पेशल एफर्ट की। इस तरह ये हर एक के लिए थोड़ी होता है। 27 लाख तो कोर्ट में आर्बिट्रेशन चल रहा है। ये 27 लाख का भी समझाइए, मुझे समझ नहीं आई बात की। सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया कि भाई कोई बात नहीं, अगली बार देंगे, ये क्या बात है? देखिए, ये तो सुप्रीम कोर्ट का के जिन जज साहब ने कहा, मुझे तो हैरानी है कि ये इनका जुडिशल माइंड है कि अगले बार ये कहते हैं इस बीच में रजीम चेंज हो गई, उस 27 लाख या और 1.5 करोड़ जो वोटर काटे हैं उसकी वजह से कौन जिम्मेदार है? तो ये इसलिए इस तरह के ये कोई जुडिशल स्टेटमेंट है, तो बहुत अफसोस और दुख की बात है। इतनी आसानी से कह दिया कि ये इस बार नहीं तो अगली बार वोट दे लेना। तो हमने हिस्ट्री में पढ़ा था, फ्रेंच रेवोल्यूशन में जब आया था कि मैरी एंटोइनेट जो वहाँ की क्वीन थी, उसको तो वो पता नहीं कि जब लोगों की शिकायत पहुंची कि लोग भूखे मर रहे हैं, उनके पास रोटी नहीं है खाने को, तो उन्होंने कहा इफ देयर इज नो ब्रेड लेट द मीट केक। तो इस किस्म का स्टेटमेंट है, अभी नहीं तो अगले बार दे लेना। और 27 लाख है इनका डिसीजन। अरे किसी कोर्ट में ना 27 लाख, ये कोर्ट केसेस है भाई साहब, और कोर्ट केस लड़ना आपके मेरे तो क्या किसी तो लिए भी मुश्किल है, रिक्शा तांगे वाले के लिए तो और भी मुश्किल होता है। वो सब जा रहे हैं और उनमें से 4-5 हज़ार केसेस उन्होंने डिसाइड किए, 95% उनमें से ठीक निकले, सही निकले कि वोटर थे, उनको हटाना, लेकिन वोट से तो महरूम कर दिया। तो उस वोट से महरूम करने की जिम्मेदारी किसकी हुई? लेकिन सर इसमें एक और दखल हुआ कि जो सुप्रीम कोर्ट ने वेस्ट बंगाल को ही रिएक्शन में कि वहाँ पर वो जुडिशियल ऑफिसर्स बैठा दिए, उसका फ़ायदा या नुकसान ये हुआ कि अब मेरे जैसा जो डरपोक कमज़ोर आदमी होता है वो सवाल नहीं करता। भाई सुप्रीम कोर्ट ने ही कर दिया, नहीं तो इलेक्शन कमीशन होता तो मैं सवाल करता कि आपने इसको पूरा ठीक नहीं किया, इलेक्शन पहले बिना टाइम उसको इलेक्टोरल रोल को ठीक किए इलेक्शन करवा दिए। देखिए, मैंने तो ये जो सुप्रीम कोर्ट ने ये 600-700 फॉर्मर रिटायर्ड जुडिशियल ऑफिसर लगाया, मुझे तो उसी पे इतराज़ है। हाँ वही मैं पूछा। अरे भाई, कोई इंस्टीट्यूशन अगर काम नहीं कर रहा तो सुप्रीम कोर्ट उस पर डंडा चला के कहती है काम करो। वो ये थोड़ी कहती है कि जी मैं तुमसे नहीं हो पा रहा, तो मैं जजेस भेज देता हूं। आईटीओ पे ट्रैफिक ठीक नहीं चले तो फिर आप जज को बैठा दें। एग्जैक्टली, आईटीओ का ट्रैफिक नहीं है तो चलो तुम नहीं कर पा रहे, मैं जज भेज देता हूँ। आपका एग्रीकल्चर में काम नहीं चल रहा, मैं जज भेज देता हूँ। ये कोई डिसीजन है? ये कोई जुडिशियल डिसीजन है? और उसमें से 19 में से 2 कोर्ट तो रिज़ाइन भी कर चुके हैं, और अभी आप देखिएगा इन ड्यू कोर्स 2-4-6 और रिज़ाइन करेंगी। थैंकलेस काम, उनको बुढ़ापे में बुला के ये कर रहे हैं। और 27 लाख जो लोग हैं ये कोर्ट केस लड़ रहे हैं, जो ऑलरेडी 3-4 करोड़ की वजह से पूरा जुडिशियल सिस्टम कोलैप्स हुआ है। उसमें हर साल हम इतने सारे, अभी तो ये तो सिर्फ बंगाल में ही है, और जगह भी तो सभी जगह हो रहा है, देश भर में ही हो रहा है, देश भर में हो रहा है ना। और अब ये अकाउंटेबिलिटी भी तो हो गई हमारी कि ये गरीब आदमी खुद तय करे कि उसकी सिटीजनशिप है कि नहीं है। यस, करेक्ट। ये भी तो एक बड़ा और क्या, चिंता और की बात नहीं लगती आपको? कहीं पहले जब मैंने वोटर एजुकेशन शुरू की थी ना, तो जो मैंने फिर शुरू में इनकाउंटर किया था, पढ़े लिखे सो कॉल्ड पढ़े लिखे शहरों के लोग वो वोट भी नहीं देते थे और ब्रैग भी करते थे। मैंने तो ज़िंदगी में वोट नहीं दिया, मूँछों पे ताव दे के वोट दे। मैंने कहा तो फैशन स्टेटमेंट के बजाय मैं इसको कन्वर्ट करूँगा तुम्हारे शेम एंड एम्बैरेसमेंट में। वो क्या था, वही लैंग्वेज हमने फिर सुननी शुरू की। कोई बात नहीं, अगर इसमें कट जाएगा कोई बात नहीं, हम कौन सा वोट देने से फ़र्क पड़ता है, हम नहीं देंगे। वो लैंग्वेज फिर आ गई थी जो हमने 10 साल 15 साल के एफर्ट से बदली थी, वो फिर आ गई। लेकिन वो लैंग्वेज अब वैलिड नहीं, क्योंकि आपका नाम अगर इसमें से कट गया तो आपकी हर चीज़ कट जाएगी, आपकी सिटीजनशिप कट जाएगी, आपका नाम ही चला जाएगा। तो ये उसकी इम्प्लीकेशन है। सर एसआईआर को लोग, बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं, जो लोग क्रिटिसाइज करते हैं कि भाई आप लोग तो चाहते नहीं है कि इलेक्टोरल ठीक हो जाए। क्या इलेक्टोरल रूल जो है वो ठीक नहीं होनी चाहिए, ईमानदार, साफ, क्लियर नहीं होनी चाहिए कि कोई भी आदमी हिंदुस्तान का वोटर बन जाए? देखिए, इलेक्टोरल रोल का साफ होना तो कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन है, मैंडेट है, और पिछले 70 साल से जो चीफ इलेक्शन कमीशन हैं वो यही करते रहे हैं। कुछ कम सक्सेस के साथ, कुछ ज़्यादा सक्सेस के साथ, लेकिन सबकी एफर्ट ये रही है। पर होता क्या है कि जो मर गया तो उसको रिपोर्ट लोग नहीं करते हैं, तो वो डिलीशन हो जाते हैं। कई जगह कुछ लोगों का नाम डुप्लीकेट, आप एक मोहल्ले में रहते थे दूसरे में चले गए, दोनों जगह। हालांकि उसका हमने अपने वक्त में इसको काम को आसान करने के लिए, आपकी ये ऑब्लिगेशन है कि आप पिछली जगह से नाम कटवाइए।
हमने अपने बात में इसको ये कि ये वोटर के साथ ज्यादती होगी कि वो त्रिवेंद्रम से पटना चला गया या पटना से वहाँ चला गया, वो कहाँ कटवाता फिरेगा। हमने ये अपने ज़माने में फॉर्मल डिसीजन ले लिया था कि आप जहाँ फॉर्म 6 भरेंगे, जहाँ 6 महीने से ज़्यादा आप रहने जा रहे हैं, आप अपना पुराना एड्रेस उसमें लिख दीजिए, हम अपने आप काट देंगे, हम काटेंगे, हम कटवाएंगे ताकि आपका काम आसान हो जाएगा। तो उसमें कुछ इम्प्रूवमेंट हुई, कभी क्या रह गई होगी, कटवा देना चाहिए। लेकिन ये कि क्या बात कर रहा था मैं, किस तरह से इसका डिलीशन और एडिशन, डिलीशन एडिशन। अब इसमें इन्होंने पहले तो वोटर रोल को, जिस 2024 का इलेक्शन हुआ जिससे ये सरकार बनी है, कौन से बोले इलेक्टोरल रोल से हुआ था, जिसको इन्होंने रद्दी की टोकरी में फेंक दिया है, तो उस इलेक्शन को भी रिजेक्ट कर दें अगर हिम्मत है। उसी से तो इलेक्शन हुआ, उसी से सरकार आई। ये बड़ा सवाल है क्योंकि वही वोटर है ना जिनको आपने डिलीट किया। जनवरी 2025 में जिन से इलेक्शन हुए वो वही वोटर हैं, और जून में वो सारे रद्दी की टोकरी में फेंक दिया कि नहीं हम नए तरह से बनाएंगे, इसकी कोई वैल्यू नहीं। इस पे मुझे एक डिप्लोमेट ने, फॉर्मर एम्बेसडर नेपाल में होते थे, उनका फ़ोन आया। मैंने एक आर्टिकल लिखा था, उसके जवाब में उनका, कुरैशी साहब आपने एक बड़ी बेसिक बात मिस कर दी। नेपाल में पहले एज यू नो फ्री ओपन बॉर्डर है, आप पासपोर्ट या कोई आइडेंटिटी कार्ड लेके चले जाइए, वोटर कार्ड लेके चले जाइए, आधार लेके चले जाइए। तो पिछले दिनों आधार को कोर्ट ने उसको डिक्लेयर कर दिया था इलीगल, तो उन्होंने लेना शायद बंद किया। उन्होंने कहा कि अब नेपाल गवर्नमेंट अगर ये कहे कि हम वोटर कार्ड को आप ही ने जब इलीगल कर दिया तो हम नहीं मानेंगे। अब सिर्फ पासपोर्ट से आप ट्रैवल कर सकेंगे। पासपोर्ट कितने बिहारियों और गरीब लोगों के पास है? 2% के पास, तो कितनी हो गया। और हालांकि नेपाल ने ऐसा किया नहीं, लेकिन करना चाहें तो लीगली कर सकते हैं कि जिस डॉक्यूमेंट को आप ही नहीं रिकग्नाइज करते उसको नेपाल गवर्नमेंट क्यों रिकग्नाइज करे। बड़ा अच्छा पॉइंट था उनका ये। तो मैंने कहा हाँ साहब, ये मुझे नहीं स्ट्राइक किया था, वरना मैं लिख देता उसमें। लेकिन सर अभी जो ये SIR की एक्सरसाइज हुई, उससे एक ये भी तय हुआ कि उसमें जो लिस्ट बनाई गई कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट से आप इसको बना सकते हैं, प्रूव कर सकते हैं। अब तो मुझे लगता है कि सिटीजनशिप के लिए कोई हमारे पास डॉक्यूमेंट ही नहीं है, क्योंकि पासपोर्ट के लिए भी अभी कहा है कि भाई ये केवल ट्रैवल डॉक्यूमेंट है। हालांकि वो भी गलत है, वो गलत है क्योंकि एक पासपोर्ट एक्ट में लिखा हुआ है कि जो उसका जो प्रीएम्बल है उसी में साफ लिखा हुआ है कि दिस एक्ट इज़ फॉर पासपोर्ट एंड ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स, यानी ये दोनों चीज़ें अलग हैं। ट्रैवल डॉक्यूमेंट पासपोर्ट अलग है, एंड लिखा हुआ है, अब लिखा हुआ, और एक जगह नहीं 4 जगह। आप ये नहीं कह रहे कि वो केवल ट्रैवल डॉक्यूमेंट है, आप ये नहीं मानते? नहीं मानता, वो एक्ट पढ़ लीजिए। एक्ट में 4-5 जगह लिखा हुआ है कि दिस एक्ट डील्स विद पासपोर्ट एंड ट्रैवल डॉक्यूमेंट। मतलब पासपोर्ट ही ट्रैवल डॉक्यूमेंट है, ऑब्लिक ट्रैवल डॉक्यूमेंट कर देते, वो नहीं है, उन्होंने बार बार लिखा हुआ है। अच्छा, इसका कुछ लोग ऐसी शंका कर रहे हैं कि इसका मतलब यह है कि सरकार दरअसल चाहती है कि NRC पर हम आ जाएं। ये काफ़ी लोगों से मैंने सुना है, और ये पॉसिबिलिटी कोई रूल आउट नहीं की जा सकती, क्योंकि जो जहाँ वहाँ पे NRC में तो 5 साल करने के बाद देखिए वो गले की हड्डी बन गई असम में, है ना। 5 साल में 19 लाख आदमी पकड़े गए जो ये फॉरेनर हैं। तो अगर वो सारे के सारे मुस्लिम होते तो काम बन गया था, वाह वाह वंडरफुल, वेल गुड जॉब डन। उसमें से 12 लाख बंगाली स्पीकिंग हिंदू थे। विद द रिजल्ट आज तक वो न इधर है न उधर है, वो बीच में वो लटक रहा है। तो NRC का जब ये हशर हुआ, जबकि इतने नहीं, NRC की ज़रूरत आपको लगती है? सुबह नहीं, देखिए फॉरेनर को पकड़ना जितना ये मुश्किल दिखाया जा रहा है उतना मुश्किल नहीं है। अरे टेक्स्ट बुक से चलो, SHO के मर्जी के बिना पत्ता नहीं हिल सकता, तो बड़े आसानी से ये रिकॉर्ड बन सकता है। RW के जिम्मे लगा दो कि हमको बता दो, 3 दिन में बता देंगे यहाँ पे कौन कौन आउटसाइडर है, 3 दिन में बता देंगे। ये क्या सारा ड्रामेबाजी हो रही है। मतलब आप करेंगे सरकार ऐसी कि कोई सीरियस वो नहीं है एक्सरसाइज, जो फॉरेनर्स हैं या घुसपैठिए हैं या बांग्लादेशी हैं, जिसको भी आप जो शब्द लें। दूसरी तरफ की सरकार वेरी सीरियस है कि जो उनके पोटेंशियल वोटर नहीं है उनको वोटर लिस्ट से गिरा दो। इलेक्शन लड़ाने की इलेक्शन की कोई चिंता नहीं। पोटेंशियल वोटर का मतलब नहीं, जब वोटर लिस्ट पे नहीं होंगे तो वोट नहीं देंगे। पोटेंशियल वोटर वो तो नहीं होगा ना जो हिंदुस्तानी नहीं है। नहीं, पोटेंशियल वोटर ये कि उनको ये लगे कि भाई ये एक सेक्शन है जो एंटी बीजेपी है या बीजेपी को वोट नहीं देता है। कोई भी हो सकता है, वो कोई भी हो सकता है। और पन्ना प्रमुख को तो पता है, घर घर जाते हैं वो,
एक एक पन्ने में जो 5 घर हैं उनके उस घर में क्या खाना पकता है, क्या किधर वो उनकी पॉलिटिकल इंक्लिनेशन उनको सबको पता है। वही बता देंगे कि जी इन 5 घरों में से ये 2 घर ऐसे हैं जो हमारे खिलाफ चलते हैं, इनको काट दो। बहाने से जैसे वो 6000 डिलीशन वो कर्नाटक में पकड़ी गई थी ना, आज तक उसकी रिपोर्ट क्यों नहीं आई कि जी 6000 वोट एक लेडी के नाम से कि वो कटवा रही है, वो करी मैं तो अनपढ़ हूँ, मुझे तो मालूम ही नहीं क्या चीज़ होता है, कैसे डिलीट करते हैं। और जिस लड़के ने की थी वो भाग के दुबई चला गया। द फैक्ट कि हमारा ये सिस्टम हैक हो गया। इतना मेरा दिमाग आपने वो कर दिया, रायता बना दिया है कि मुझे समझ नहीं आ रहा हो क्या रहा है, ये गड़बड़ कुछ क्या चल रहा है। नहीं अब क्या चल रहा है, ये तो आप जर्नलिस्ट हैं, हम सैकड़ों लोगों से बात आप करते हैं। इतने विद्वान हैं, इस पूरे सिस्टम को इलेक्टोरल सिस्टम को समझते हैं। नहीं मुझे भी आपको ही भरोसा नहीं हो रहा इस सिस्टम पर, जो एनआरसी का, जो एसआईआर का, जो डिलीशन का। यू आर नॉट कन्विंस्ड विद दिस। आई एम नॉट कन्विंस्ड एट ऑल। आई हैव सेड इट पब्लिकली एंड आई हैव सेड इट मेनी टाइम कि एनआरसी वाज टोटली अननेसेसरी एंड परहैप्स इज मिस्chievous। ये मैंने बार-बार कहा। और अपोजिशन एनआरसी मींस ये सॉरी एसआईआर को लेकर लेकिन सर अपोजिशन जिस तरह से बार बार सवाल खड़े कर रहा है, तो मैं आपका एक चैप्टर पढ़ रहा है जो इलेक्शन कमीशन पर सवाल कर रहा है, उससे थोड़ा सा आगे आते हैं। तो आपका एक चैप्टर पढ़ रहा था जो आपका पाकिस्तान के साथ जुड़ा हुआ है। इमरान खान से आपकी मुलाकात होती है, इमरान खान साहब भी वहाँ के इलेक्शन कमीशन पर सवाल खड़े कर रहे थे। तो आपने उनको कहा कि भाई ये ठीक नहीं है इलेक्शन कमीशन को सवाल खड़े करना, उससे आप जब जीत कर आएंगे तो इंटीग्रिटी आपकी भी खत्म होगी, और वो जीत कर भी आए, प्राइम मिनिस्टर भी बने। तो ये सलाह आप मौजूदा विपक्ष जो है हिंदुस्तान का, उसको क्यों नहीं देते? वो रोज इलेक्शन कमीशन पर सवाल खड़े करता है। नहीं राहुल जी को क्यों नहीं बताते आप? नहीं मेरा सलाह दे, मैं रिटायर्ड सलाह मतलब कि एक आइडिया के तौर पर आप ये बात कर सकते हैं। नहीं मेरे कोई बातचीत और गुफ्तगू तो इनमें से किसी से है नहीं। अपने आर्टिकल्स के जरिए अपनी टीवी आप ये एडवाइस करते हैं कि इलेक्शन कमीशन को डाउटफुल नहीं करना चाहिए इंटीग्रिटी को? नहीं, मुझे मेरे इस एडवाइस को किसी ने सुना, पढ़ा, देखा, डिस्कस किया, मुझे हैव नो आइडिया, प्रॉब्ली नॉट। अदरवाइज बहुत सारे सजेशन मैं 20-15 साल से दे रहा हूँ, उस पर कोई एक्शन कभी कोई नहीं होता, तो सीरियसली नहीं लेते। तो वो सीरियसनेस नहीं है, एक पार्टी में सीरियसनेस है, वो हर चीज़ स्टडी करते हैं, स्ट्रैटेजी बनाते हैं, तो कामयाब भी हो रहे हैं वो। सर एक इलेक्शन कमीशन में अपॉइंटमेंट को लेकर बड़ी चर्चा हुई कि जो सीईसी इलेक्शन कमिश्नर्स बनाते हैं, उसमें 2 बातें हुई। एक तो जो सुप्रीम कोर्ट ने पहले एडवाइस किया था कि भाई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या कोई जज को सुप्रीम कोर्ट का रखना चाहिए, अभी उस पर फिर से सुनवाई भी हो रही है। लेकिन वो मैंडेट उन्होंने आदेश नहीं दिया था सुप्रीम कोर्ट ने, उन्होंने कहा था जब तक आपका कानून ना बने ये करें, और सरकार ने कानून बना दिया। कानून बना दिया मतलब संसद से पास कर लिया। अब लोग कह रहे हैं कि भाई इसमें क्या बात हुई, सरकार ने संसद से कानून पास करके ये बना दिया। आपको लगता है कि जज की इम्पोर्टेंस उसमें है जो सिलेक्शन लिस्ट में? जो कानून बना है ना, आपको शायद याद ना हो, इससे पहले एक फर्स्ट ड्राफ्ट आया था, उसमें यही था कि कॉलेजियम होगा जिसमें चीफ जस्टिस भी होंगे, प्राइम मिनिस्टर, चीफ जस्टिस एंड एलओपी होंगे। वो था ड्राफ्ट। उसमें और भी कुछ चेंजेस थी, कुछ अच्छी थी, कुछ बुरी थी। उस ड्राफ्ट को बदल के नया ड्राफ्ट उस पर एक्ट बन गया। और चीज़ों में मैं नहीं जाऊँगा। इसमें उन्होंने क्या किया कि कॉलेजियम तो बना दिया, और जान के सुप्रीम कोर्ट के थप्पड़ मार दिया कि ठीक है कॉलेजियम तुम्हें चाहिए था, लो ये कॉलेजियम क्या, प्राइम मिनिस्टर, उनका अपॉइंटेड एक मिनिस्टर और एलओपी। अब ये बाई पार्टीजन कॉलेजियम हुआ कि नहीं हुआ? बाई पार्टीजन कहते हुए तो गवर्नमेंट के 2 एक तरफ हो गए, एलओपी हो गया। लेकिन हमेशा कोई चीज बनाई जाती है तो उसमें इवन नंबर की बजाय और नंबर रखा जाता है ताकि कोई फैसला हो सके। रखा। और ये जो चीफ जस्टिस वाली कॉलेजियम को हम 20-30 साल से देखते हैं, चला आ रहा है, और आज तक उस कॉलेजियम की किसी अपॉइंटमेंट को किसी ने कोई क्वेश्चन चैलेंज नहीं किया। चीफ जस्टिस भी कोई प्रधानमंत्री के बहुत ज़्यादा खिलाफ कोई स्टैंड नहीं ले रहे होते उस इशू में, सारे जाते हैं अपने कंट्रीब्यूशन करके चले आते हैं। तो जो ऑप्टिकली जो देखने में कैसा, देखने में भद्दा लगता है, देखने में ये थप्पड़ है कि अच्छा ये कॉलेजियम, ये लो जी कॉलेजियम, ये है इस कॉलेजियम की हकीकत। आप कह रहे हैं सरकार ने सुप्रीम कोर्ट पे थप्पड़ मारा? सुप्रीम कोर्ट थप्पड़ मारा है, और अभी वो केस अभी चल रहा है, क्योंकि जिस कॉन्टेक्स्ट में ये केस आया था वो था ये था कि भाई बाई पार्टीजन सिलेक्शन होना चाहिए। अभी तक हालांकि हमारे वक्त तक तो गवर्नमेंट ऑफ द डे लगाती थी, वही चलने देते।
ठीक है। तो वही तो उस पर तो वो आरोप कर रहे हैं कि भाई पहले तो आप बना दिया, पुलक चटर्जी ने फ़ोन कर दिया कुरैशी साहब को, वो बन गए। किसी पार्टी प्रेसिडेंट ने चिट्ठी भेज दी तो किसी एक को सीईसी बना दिया, इलेक्शन कमिश्नर बना दिया। उससे तो बेहतर है अब कि कुछ कर रहे हैं। और राहुल गांधी विपक्ष का नेता जो भी है वो उसमें है, वो रख दे अपनी राय। नहीं वो तो पहले कुछ था ही नहीं, रामराज था, उससे तो बेहतर सिस्टम बना दिया। ठीक कह रहे हैं आप। मैंने सीईसी कुर्सी पे बैठे, मेरे करण थापड़ का एक इंटरव्यू हुआ, उसमें उन्होंने मुझसे पूछा कि साहब आप भी तो इस अपॉइंटेड ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ द डे। मैंने कहा मैं मानता हूँ और ये कमज़ोरी है इसकी, तो अगर लीडर ऑफ अपोजिशन ने भी साइन किया होता तो आई वुड हैव फेल्ट स्ट्रॉन्गर। तो जो करण की आदत है उन्होंने ज़रा क्लैरिफाई करने की कि डू यू मीन टू से कि अगर लीडर ऑफ अपोजिशन सुषमा स्वराज ने भी साइन किया होता तो यू वुड हैव फेल्ट गुड, स्मार्ट, बेटर। मैंने कहा डेफिनेटली, बिकॉज परसेप्शन मैटर कि भाई ये जो 3 लोग चुने गए हैं ये पूरी नेशन के हर पॉलिटिकल पार्टी को मंजूर है, रूलिंग पार्टी को भी, ऑपोजिशन को भी मंजूर है। तो अभी भी तो एलओपी के पास वो है ना मौका कि वो साइन करे। एलओपी का मौका, लेकिन 2-1 वोट हो गया ना डेमोक्रेसी में। 2-1 वोट की 1 वोट की क्या वैल्यू है, तो आउट वोट हो गया। और वो 2-1 भी 2 कैसा है कि दुनिया का स्ट्रॉन्गेस्ट डुओ कि इतना क्लोज डुओ कोई दूसरा नहीं। ये नहीं कि 2 इंडिविजुअल्स हैं, वो एक जान 2 कालिब जिसको कहते हैं वो है। ठीक है। तो ये तो बिल्कुल डेलिबरेट ऑप्टिकली भद्दा कि जी मैंने ये कोलिजियम बनाया कि ठीक है तुमको कोलिजियम चाहिए था, ये लो जी कोलिजियम। मैं मेरे मुख्तसरन में यही कहना चाहूँगा। हालांकि अब कोर्ट में है कोर्ट, लेकिन अब कोर्ट में जो होगा वो जो ठीक होगा है। सो होगा। लेकिन सर ऐसी भी चर्चा हुई, आरोप रहा, मुझे नहीं पता कि आपके वक्त में जब मतलब यूपीए सरकार के वक्त, आप नहीं उसको कहना चाहिए, यूपीए सरकार के वक्त में ऐसे लोगों को भी इलेक्शन कमिश्नर बना दिया गया जो पार्टी प्रेसिडेंट ने, नाम ले देता हूँ मैं, सोनिया गांधी जी की पर्ची पर बनाया गया। मैं उस इलेक्शन कमिश्नर का नाम नहीं लेना चाहता, आप ज़्यादा जानते होंगे, लेकिन क्या ऐसा हुआ? बता दीजिए। क्या ऐसा हुआ? नहीं बताएं तो ज़्यादा ठीक रहेगा। किसकी बात कर रहे हैं आप? नहीं, आपको जानकारी होगी, आपके दौरान ही बनाया गया। नहीं, मेरे दौरान किसको बनाया गया? मेरे बात तो आपसे पहले बनाया गया। मुझसे पहले बनाया गया। नवीन चावला की बात कर रहे हैं आप? जी। नहीं देखिए, नवीन चावला की बात हुई थी, उसमें उधम भी पूरा मचा था। 205 एमपीज ने उसके खिलाफ प्रोटेस्ट भी किया था। उस प्रोटेस्ट पे इन्होंने गोपाला स्वामी ने उसके ऊपर एक जजमेंट भी दी थी और ये कहा था कि इनका बनाना गलत हुआ है और प्रेसिडेंट को एक रिकमेंडेशन भी भेजी थी कि इनको हटाओ। जिसको सरकार ने नहीं माना, नहीं उनको चीफ इलेक्शन कमिश्नर बना दिया। लेकिन मैं ये बताना चाहूँगा कि 1 साल मैंने उनके साथ काम किया एज व्हेन ही वाज चीफ इलेक्शन कमिश्नर। एक तो मैं था, मेरे होते हुए कोई गलत काम मैं होने न देता। उससे पहले भी, आपसे पहले हुआ वो? मुझसे पहले वो आए थे ना, उसके बाद मैं आया हूँ। तो इसलिए अगर वो कुछ गलत या कोई पर्टिकुलर पार्टी करने की कोशिश भी करते, मैं ना करने देता। बल्कि आप देखिए, एक और बात आपने बहुत अच्छी बात कह दी कि मैं नहीं करने देता। एक और किस्सा मुझे याद आया कि 2007 के चुनाव हो रहे थे गुजरात विधानसभा के। गुजरात विधानसभा में बहुत नाम स्पेसिफिक बात करता हूँ क्योंकि वो बहुत चर्चा हुई कि सोनिया गांधी जी ने उस समय के मुख्यमंत्री गुजरात के नरेंद्र मोदी को मौत का सौदागर कहा। उसकी कंप्लेंट हुई, बीजेपी ने कंप्लेंट की, सोनिया गांधी से जवाब मांगा गया, आपने कुछ जवाब भी मतलब मंगवा लिया, वो बाद में बहुत फॉर्मल, लेकिन कुछ हुआ तो नहीं। आपने क्या, और मुझे जो ऐसी जानकारी दी गई कि वो शायद उसमें कुछ विरोध था, तीनों लोगों की सहमति नहीं थी, एन गोपाल स्वामी चीफ इलेक्शन कमिश्नर, नवीन चावला साहब और कुरैशी साहब। क्या ऐसा हुआ था? देखिए हमारे, यू कैन मेक इट क्लियर। हाँ, 5 केसेस तो ज़रूर हुए थे उस ज़माने में जब नवीन चावला थे और गोपाल स्वामी सी थी, तो मैं था कि 5 जगह डिसएग्रीमेंट हुए थे। तो और जो हमारे इलेक्शन रूल में प्रोवाइडेड है कि जहाँ डिसएग्रीमेंट हो वो मेजॉरिटी से डिसीजन ले लो जी, ठीक है, जहाँ तक मुमकिन हो यूनानिमस हो, लेकिन नहीं होता तो मेजॉरिटी। तो इन दोनों की चूँकि लड़ाई टेंशन चलती रहती थी, तो दोनों मुझसे ये कहते थे कि कुरैशी हमारा तो एग्रीमेंट इस पर होना नहीं, तुम डिसाइड करो। तो वो तो आप बिना सीईसी के भी, आप बिना सीईसी के मैं आर्बिट्रेटर बना हुआ था कि इधर का ले लो या इधर का ले लो। बल्कि मैं आपको अभी दिखाऊंगा, इंडियन एक्सप्रेस ने एक फुल पेज एक निकाला था, द मैन इन द मिडिल। मैन इन द मिडिल, और दोनों की पॉलिटिक्स बताते हुए बैलेंसिंग। तो वो दोनों ने मुझसे कहते थे कि भाई देखो हमारे आपस में तो इख्तिलाफ तुमको मालूम है, यू डिसाइड। तो मैंने
जिस तरफ मैंने डिसीजन लिया, और ज़्यादातर मैंने नवीन उनके गोपाला स्वामी के उसमें लिया, 5 में से 3 तो कम से कम उधर हुए, वही डिसीजन हो गए। तो इसलिए तो इसको क्या मैं मानूँ कि सोनिया गांधी जी को सेंश्योर नहीं किया गया तो कुरैशी जी की वजह से नहीं किया गया? नहीं, ये तो इस इशू पे कोई डिसएग्रीमेंट नहीं हुआ था। वह क्या था कि उसे 2 दिन पहले हमने मोदी जी को नोटिस दिया था, उन्होंने कोई सोहराबुद्दीन शेख और उसमें कोई ये भी चर्चा हुई कि सोहराबुद्दीन केस पर आप जब कंप्लेंट, नहीं देखिए इसको थोड़ा सा करेक्ट कर दीजिएगा, आप करेक्ट कर दीजिएगा कि जब ये कंप्लेंट हो गई बीजेपी की तरफ से कि सोनिया गांधी ने मौत का सौदागर कहा है, तो फिर इलेक्शन कमीशन ने सोहराबुद्दीन केस पर उनको नोटिस दिया। नहीं, ये आप ठीक तरह याद नहीं है। वो क्या था कि पहले मोदी जी के खिलाफ कंप्लेंट आई कि इन्होंने सोहराबुद्दीन शेख के उसमें कोई कम्युनल स्टेटमेंट किए, उस पर हम लोगों ने यूनानिमसली उनको नोटिस दे दिया। हो सकता है गोपाला स्वामी उससे अंदर से कंफर्टेबल ना हो जी। 3 दिन बाद उनको भी मौका मिल गया कि ये कंप्लेंट आ गई कि मौत का सौदागर वाली आ गई। तो मौत का सौदागर वाली हमने सीडी देखी, तो बल्कि उसमें मैंने भी सवाल किया था, मैंने कहा कि भाई ये कौन से लॉ की उल्लंघना हुई है। तो उस पर हमारे जो लीगल आदमी थे उन्होंने कहा कि साहब इसमें मॉडल कोड में कहीं उल्लंघना नज़र नहीं आ रही थी इसके। तो उसमें उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का एक ऑर्डर जजमेंट है जिसमें कहा है कि आप मर्डरर को भी मर्डरर अगर कह देंगे तो वो पर्सनल अटैक गिना जाएगा, तो इसलिए इनके ऊपर नोटिस देना बनता है। तो हमने यूनानिमसली फैसला करके नोटिस दे दिया था। यहाँ तो कोई स्प्लिट नहीं है। हेट स्पीच नहीं है ये, क्या नहीं हुई थी? मौत का सौदागर कहना हेट स्पीच नहीं मानते लोग, गोली मारो सालों को तो हेट स्पीच मानते हैं, और एक व्यक्ति विशेष को जो चीफ मिनिस्टर हो उसको मौत का सौदागर कहना हेट स्पीच नहीं है। उसके बजाय हमने हेट स्पीच हमारे डिस्कशन में, जहाँ तक मुझे याद है वो टॉपिक में नहीं थी, बल्कि ये था कि ये व्हाट क्लॉज इट अटैक्स, उसमें ये होता है कि पर्सनल अटैक, कि आपने किसी पे पर्सनल अटैक कर दिया, जो विच वाज इनफ, ये हो या हेट स्पीच, मतलब यूनानिमस सपोर्ट था कि मतलब इस पर कुछ नहीं। दोनों केस में यूनानिमस हुआ था कि नोटिस दे। ऐसा कौन सा केस था जो आपने, बहुत इंपॉर्टेंट बात कही है सर, ये तो मेरे लिए कोई ऐसा इंपॉर्टेंट केस था जिसमें 3 लोगों में सहमति नहीं बनी हो 5 में से? नहीं, मुझे स्पेसिफिकली अभी याद नहीं, क्योंकि बहुत दिन थे इसका कोई जिक्र ही नहीं आया, लेकिन 5 ऐसे केसेस थे। मैं और सोच के आपको वैसे, लेकिन आजकल जो हेट स्पीचेस पे जिस तरह से इलेक्शन कमीशन का बिहेवियर होता है उसको क्या कहेंगे? फिर लोग कहेंगे यार मौत का सौदागर तो हेट स्पीच नहीं है, गोली मारो सालों को हेट स्पीच। आज ही नहीं बल्कि 3-4 साल पहले जब वो प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ 5 अशोक लवासा केस में, अशोक लवासा का भी बात बताइए मुझे। अशोक लवासा ऐसा तो हिस्ट्री में कम ही हुआ होगा, मुझे याद नहीं आ रहा। यही हुआ था कि अशोक लवासा ने उसके ज़माने में प्राइम मिनिस्टर की कुछ स्पीचेज में हेट स्पीच थी, तो उसके खिलाफ अपोजिशन ने नोटिस दे दिया। तो अशोक लवासा ने उसमें यह स्टैंड लिया कि भाई ये तो इनको नोटिस तो दो कम से कम, क्योंकि नोटिस का केस तो बनता है, इन्होंने इस किस्म का स्टेटमेंट दिया है। तो 25 दिन तक एक के बाद एक 5 कंप्लेंट हो गई और इलेक्शन कमीशन ने कोई नोटिस नहीं लिया। फिर 20-23 पार्टीज सुप्रीम कोर्ट के पास गई, सुप्रीम कोर्ट ने लताड़ा इलेक्शन कमीशन को कि ये इतनी, ये तुम्हारी प्रॉपर्टी नहीं है कि उसके ऊपर चढ़ के बैठे हो। मॉडल कोर्ट पे डिसीजन फौरन होता है, अब तो फटाफट वो बैठे और फैसला किया कि नहीं जी मॉडल कोर्ट की वायलेशन नहीं है। तो जनता का कंसर्न भी ये था कि आप डिसीजन तो लो, अच्छा लो, रॉन्ग लो, राइट लो। अशोक लवासा को जाना पड़ा, छोड़ना पड़ा, दबाव हुआ, क्या हुआ? नहीं, ऑब्वियसली फैक्ट तो उन्हीं को पता होंगे और वो उनसे हमने कभी बात भी नहीं की। लेकिन सर आप ईमानदार लोगों से बात नहीं करते? आपसे कर रहा हूँ, नहीं कर रहा। नहीं, मेरी तो ईमानदारी का कुछ पता नहीं। तो नहीं आप तो नहीं, कुछ चीज़ें पर्सनल होती है ना कि वो ना बताना चाहें, एम्बैरेसमेंट हो जाती है। तो लेकिन जो हमने पढ़ा था अखबारों में खूब आया था कि उन्होंने उसमें ये नोट्स लिख के दिए थे कि भाई ये तो मॉडल कोड वायलेशन का केस बनता है, हेट स्पीच का केस बनता है, नोटिस तो दो। अब नोटिस के बाद आप क्या फैसला करोगे वो बात की बात है, नोटिस तो दो। अब वो ये हुआ कि जब 5 की जब हियरिंग हुई, आपने उनको सबको ऑल क्लियर तो डिक्लेयर कर दिया, वहाँ तक किसी ने उस पर उंगली नहीं उठाई, लेकिन आप सुनवाई नहीं कर रहे। और इस बीच में हेट स्पीच के एक पे अगर आप नोटिस दे देते तो दूसरी वायलेशन न होती, दूसरी को दे देते तो तीसरी, चौथी, 5वीं न होती। वो वायलेशन पे वायलेशन होने लग गई, क्योंकि आदमी शेयर हो जाता है कि ये तो इलेक्शन कमीशन तो कोई भी एक्शन लेने नहीं है, चलो बोलते चले जाओ। तो
तो 5-5 केस हो गए थे, तो वो तो एक तो रियलिटी बरी कर देना ठीक है, आपकी सुनवाई में आप वो माफी मांग उसे नहीं, अब उसके मेरिट ऑफ द केस में कि जुडिशियल सेमी वो कौजाई जुडिशियल डिसीजन होते हैं, उसके मेरिट पे जाने लग जाएं तो वो नहीं, लेकिन पॉइंट था कि डिसीजन तो लो। सर एक और सवाल इलेक्शन कमीशन जुड़ा, फिर हम आगे चलते हैं बहुत इंपॉर्टेंट इशू पर भी। इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर बहुत चर्चा हो गई, कैंसिल भी हो गया इलेक्शन कमीशन के सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद, लेकिन अब क्या हो रहा है, कैसे चंदा आ रहा है, किसका चंदा आ रहा है, कहाँ जा रहा है, क्या नहीं आ रहा। और इलेक्टोरल बॉन्ड में तो पहले ही आपने गलती की थी कि ट्रांसपेरेंसी नहीं थी, अब क्या ट्रांसपेरेंसी है? वो नहीं, वो तो नहीं है, वो तो नहीं है, लेकिन पार्टीज आर रिपोर्ट सपोज टू रिपोर्ट कि उनके पास कहा है, लेकिन एक ये तो लेवल प्लेइंग फील्ड चल रहा है आजकल? नहीं, लेवल प्लेइंग फील्ड तो बिल्कुल नहीं चल रहा। जो जगह फिगर्स आती रहती हैं कि एक ही पार्टी के पास इतने फंड हैं, जो सारी पार्टियों को मिला लीजिए उससे 5 गुना, तो लेकिन दे आर ऑल सपोज टू मेक ऑल पेमेंट 2000 के अबव बाय चेक। तो कम से कम ये ट्रांसपेरेंसी का एक ये रूल तो है। पहले 20,000 तक आप कैश दे सकते थे और उसके ऊपर आपने चेक देना होता था। उस 20 को घटा के 2000 कर दिया गया था कि 2000 तक आप कैश ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, उसके ऊपर आप चेक दीजिए। तो चेक से तो आप पैसा ट्रांसपेरेंसी तो ठीक है, मैं 5 करोड़ रुपए कुरैशी साहब मुझे दें विजय त्रिवेदी को, तो विजय त्रिवेदी तो बात मानेगा ही। कुरैशी साहब की ट्रांसपेरेंसी है, उनको पता है कि 5 करोड़ रुपए दिए। नहीं, ये तो ये पब्लिक डोमेन की बात है कि भाई देखिए चंदा कोई किसी को दे रहा है, हम चंदा देने वाले मतलब उसका असर नहीं होगा सरकार की नीतियों पर? बिल्कुल असर पड़ता है, असर पड़ता है। इसी वजह से मैंने तो उसमें जो स्टैंड लिया, बल्कि कई बार आर्टिकल भी लिखे कि देखिए ये तो पॉलिटिकल पार्टी की फंडिंग तो बंद कर देनी चाहिए, कॉरपोरेट फंडिंग बंद कर दीजिए और नेशनल इलेक्शन फंड बना दीजिए। तो बड़े बड़े कॉरपोरेट्स हैं, ये नेशनल इलेक्शन फंड को पैसे दे दें और उसमें से बेस्ड ऑन योर इलेक्टोरल परफॉर्मेंस हम आपको पैसा दे दें। तो उसमें ये इनका ये कहना था कि CII वगैरह ने भी कहा कि साहब हम एज डोनर्स हमको डर लगता है कि हम इस पार्टी को देंगे तो दूसरी पार्टी हमको पिटाई करेगी। उसी का इलाज था कि आप किसी पार्टी को न दो, आप नेशनल इलेक्शन फंड बना दीजिए, उसमें पैसा डाल दीजिए। उसमें से बिल्कुल मैथमेटिकली कि आपका एक वोट मिला, मैंने हिसाब भी लगा के दिया था कि 100 रुपये पर वोट दे देते हैं। आपको एक में वोट मिला, आप 100 रुपये ले लीजिए, इनको 1000 मिला, 1 लाख रुपये ले लीजिए, वो कर लीजिए। उसके मुताबिक ये फिगर ऐसी है कि जो फर्ज भी नहीं की जा सकती कि झूठ बोल देंगे। वोट साफ है, वोट तो साफ है, वो तो साफ है। तो उसमें कि जी सबको मिलेगा या इसको मिलेगा, मैंने कहा वो सब डिटेल की बात है, उसूलन एक बार इन प्रिंसिपल इसको मान लो और उसमें से ये करो। और ये मैंने कई बार लिखा है आर्टिकल कि 60-70% तो यूरोपियन कंट्रीज में ये सिस्टम है। अगर वहाँ ठीक चल सकता है तो हमारे को नहीं चल सकता। वहाँ से इलेक्शन फंड, तो वहाँ पे किसी को इलेक्शन फंड में डालते हुए ये डर नहीं लगेगा कि दूसरी पार्टी हमको आगे हाँ, उसमें तो कुछ ऐसा है नहीं, सबको अपने आप मिल। बस ये इसका इलाज है। सर आपने यूरोप और दुनिया के दूसरे देशों की बात की, तो हम जिस कदम आगे बढ़ना चाहते हैं उसमें एक स्टेप और बीच का आता है, वो है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। आज की तारीख में जो देश की सबसे बड़ी पार्टी है उसके पास देश की एक बड़ी कम्युनिटी का कोई रिप्रेजेंटेटिव नहीं है। मुसलमानों की हम सीधे बात करते हैं, 18%, 14%, 15% जो नंबर, क्योंकि आपने तो किताब भी लिख दी पॉपुलेशन मिथ पर, उसका रिप्रेजेंटेशन नहीं है। तो उस पर मैं जाऊं मुसलमानों की चिंता पर, उससे पहले क्या पॉपुलेशन ये जो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन है वो एक रास्ता आपको दिखता है? ठीक है, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन को कम्युनल लेंस से न देख के इसको अलग से देखें। नहीं, मैं उसको पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन भी देखें कि बहुत सारी पार्टियों बता रहा हूँ, मैं एक्सप्लेन करता हूँ आपको कि वो अपनी जगह ही अपना बड़ा इंपॉर्टेंट इशू है, कम्युनल लेंस से न भी देखें। और मैंने जब अनडॉक्यूमेंटेड वंडर किताब लिखी थी तो मैंने सारे इलेक्टोरल सिस्टम दुनिया के एनालाइज किए थे और उसके बाद मैंने कहा था कि फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम जो हम फॉलो करते हैं दिस इज़ द बेस्ट, क्योंकि ओल्डेस्ट है, सिंपलेस्ट है, 70 साल से चल रहा है वगैरह वगैरह, और उसकी मैंने तारीफ़ की थी। 2014 का इलेक्शन उसके बाद आ गया, मुझे अपने उस स्टैंड को चेंज करना पड़ा। नॉट दैट आई एम ए फिकल माइंडेड पर्सन कि आज ये कह दिया कल कुछ कह दिया। क्यों कह गया कि मैंने एक चीज़ देखी यूपी में, मायावती की पार्टी को BSP को 20% वोट शेयर मिला और सीटें कितनी? 0। नो, 20% पॉपुलेशन की आवाज़ लोकसभा में नहीं पहुंचेगी, ये
रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी के ख़िलाफ़ है। उसके बाद मैंने अपना स्टैंड को चेंज किया कि हमें मिक्स देखना चाहिए कि क्या अल्टरनेटिव हो सकते हैं। तो मैंने वो एग्जामिन किए। जर्मन मॉडल इज कंसिडर द बेस्ट विच इज़ ए मिक्स मॉडल। दोनों चीज़ें आधा इलेक्शन फर्स्ट पास द पोस्ट कर दीजिए, आधा पार्टी के वोट शेयर के बेसिस पे दे दीजिए। कोई कम्युनलिज्म यहाँ पे नहीं है। जितना आपको 20% वोट शेयर आया तो 20% नहीं तो 10%, 10% नहीं 5%, लेकिन कुछ प्रोपोर्शन है, आपकी आवाज़ वहाँ पहुँचनी चाहिए। ये फार्मूला बनाया। ये श्रीलंका में ऑलरेडी चल रहा है और मोस्ट रिसेंटली नेपाल में चल रहा है, बहुत अच्छा चल रहा है। नेपाल में भी चल रहा है। नेपाल में भी चल रहा है, बहुत अच्छा चल रहा है। तो हम इसकी पे डिबेट क्यों नहीं करते। मैंन एक आर्टिकल इंडियन एक्सप्रेस में लिखा था, ये जो वुमेन्स रिजर्वेशन और डिलिमिटेशन हो नहीं पा रही, मैंने एक आर्टिकल लिखा था प्रधानमंत्री जी के निगाहों तक पहुंचने के लिए। मैंने कहा कि साहब आप 2034 से पहले वुमेन को पार्लियामेंट में पहुंचा नहीं पाएंगे, लेकिन मैं तरकीब बताता हूँ कि 2029 में ही नहीं, आप आज टुडे आप पहुंचा सकते हैं। और उसमें मैंने कहा कि आप टेम्परेरीली प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन अडॉप्ट कर लीजिए और ये जो 50% अब ऐड कर रहे हैं, ये सारे की सारे औरतों को दे दीजिए इसको। और इन औरतों के जो इतनी आएंगी 300-400 सीटें, पॉलिटिकल पार्टीज जो ऑलरेडी जिस प्रोपोर्शन में, उसी प्रोपोर्शन में बांट दीजिए, किसी को कोई इतराज़ नहीं होगा। भाई मेरे पास 100 सीटें तो 50 और आ गए, किसी के पास 25 हो गई। तो कि मैंने कहा था आप देखिए ये दिस इज द ओनली वे कि यू कैन पुट विमेन। आपने 14-15 साल से वेट कर रही है बेचारी और आपको 34 साल तक और वेट करना पड़ेगा। मैं आपको तरकीब बताता हूँ, तरकीब मैंने लिख दी। तभी तो सारा मुझे पता लगा कि पीएमओ में वो डिस्कस हुआ था। पीएम से तो मैंने सुना आपकी सीधी बात ही होती है, आपको जब पीएम भेज ही देते हैं आदमी को कि भाई समझ लो, वो तो बहुत वो पहले था। ऐसे चाणक्य को तो फिर सीधा समझा देना चाहिए। नहीं, वो तो शुरू में 2014 में तो उन्होंने भेज दिया था। अब वो मेरे सर अभी क्रेडेंशियल्स कमजोर तो हुए नहीं। नहीं, मेरे बारे में उनके विचारों में कुछ परिवर्तन हुआ तो मुझे मालूम नहीं ना, लेकिन जब तक तो मैं उनकी गुड बुक्स में था ही। अभी जो झगड़ा चल रहा है ये डिलिमिटेशन के चक्कर में, तो पार्लियामेंट में भी इतना हंगामा हो गया डिलिमिटेशन, आप ठीक मान रहे हैं इसको, वुमेन रिजर्वेशन बिल डिलिमिटेशन? नहीं, ये देखिए जो एक कंसर्न है, मैंने उसमें इस पर भी मैंने 1-2 आर्टिकल लिखे हैं कि डिलिमिटेशन में हुआ क्या था 1971 में के जो सेंसस के बेसिस पे ये उस वक्त की पार्लियामेंट ने ये फैसला किया 25 साल के लिए कि हम 25 साल के लिए इसको फ्रीज कर देते हैं। 76 में क्योंकि फैमिली प्लानिंग का बहुत अच्छा प्रोग्राम साउथ में हुआ, नॉर्थ में बच्चे बहुत पैदा हुए, तो आबादी के हिसाब से होगा तो सारी 80% पार्लियामेंट तो बिहार और यूपी की हो जाएगी। तो इसलिए उस वक्त की पार्लियामेंट ने और उस वक्त थी इमरजेंसी 76 की, फेयर है ना। 25 साल जब कंप्लीट हुआ तो 2001 में वाजपेयी जी की गवर्नमेंट थी, उसने भी यही फैसला किया कि हाँ जी इसको 25 साल और बढ़ा दो। उस समय डर था, है ना, ये था ना 25 साल और बढ़ा दो। तो मेरा कहना यह है कि जो लॉजिक उस वक्त थी 76 में 2002 में, वो लॉजिक तो आज भी है, वही तो इशू है, वही तो डिमांड है। तो लेकिन होम मिनिस्टर ने कहा ना अब तो हम 50% पूरा एक वो जो उस कैलकुलेशन में जो एक मिस रिप्रेजेंटेशन है कि ठीक है आप जो मैं सिर्फ आपको यूपी और तमिलनाडु की मिसाल दे देता हूँ। यूपी में 80 MPs हैं, तमिलनाडु में 39 हैं, उसको 40 मान लीजिए आसानी के लिए। तो 50% आपने बढ़ाई तो 80 से बढ़ के 120 हो गई, 40 से 60 हो गई, 40 से बढ़ के 60 हो गई। अभी तमिलनाडु और यूपी के बीच में वोट हो जाए तो सारा का सारा यूपी का वोट 80 इधर जाए उधर 40 जाए, तो कितने वोट से जीती यूपी? 40 से। और नए सिचुएशन में 60 और 120 के उसमें हो जाए तो कितने से जीती? 60 से। तो क्योंकि पार्लियामेंट के प्रोपोर्शन में थोड़ी वोट देती है, पार्लियामेंट तो एब्सोल्यूट नंबर्स में वोट देते हैं। तो ये जो कहते हैं ना प्रोपोर्शन, एब्सोल्यूट नहीं सुनिए, बड़ी इंपॉर्टेंट बात कर रहा हूँ आपको, क्योंकि देखो प्रोपोर्शन में आपको उतनी की सीट भी नहीं घटेगी, प्रोपोर्शन भी नहीं घटेगा। अरे भाई, लेकिन जो वोट की एग्जैक्ट नंबर है वो तो घटेगा, क्योंकि पार्लियामेंट में वोट एग्जैक्ट नंबर से होता है ना कि प्रोपोर्शन थे कि 50% लोगों ने इनको वोट दे दिया, 35 ने इनको दे दिया। तो सीधी सी बात मैंने आपको इसी एग्जाम्पल, लेकिन सरकार तो कह रही परसेंटेज में तो कोई बदल नहीं हो रहा ना। 24% जो साउथ का था वो का वो रिप्रेजेंटेशन है। यही तो मैं बता रहा हूँ कि परसेंटेज आपने कोई की 50% ही हुई, लेकिन 60-40 के बजाय 60 का मार्जिन हो गया, नहीं हो गया?
उस तरह देखिए, क्योंकि वोटिंग जो होगी वो So you एब्सोल्यूट नंबर don't से होती agree है, with that idea? वो एब्सोल्यूट नंबर से होती है? आप उससे कन्विंस नहीं हैं किससे? जो 50% का सरकार का आइडिया है? नहीं, मैं ये कहना कि मैं उससे कन्विंस हूँ, क्योंकि सो लॉन्ग एज ये सारी की सारी 50% औरतों को जाती है, उससे तो मैं खुश हूँ। नहीं, वो तो अलग है, वो हाँ, तो 50% औरतों के पास जा रही है, वो तो लेकिन अलग है। ये जो है ना, अच्छा सर, एक चीज और समझाइए मुझे। प्रोपोर्शन वाली लॉजिक है, उससे मैं बिल्कुल एग्री नहीं करता, क्योंकि प्रोपोर्शन में वोटिंग नहीं होती, एग्जैक्ट नंबर बदल जाएंगे। अच्छा, एक चीज़ छोटी सी और कन्विंस कर दीजिए, क्योंकि मैं उससे कन्विंस हूँ, ज़्यादातर लोग नहीं होते, कि मैं इसको महिला आरक्षण की बजाय जो अभी नया आइडिया आया 850 का, उसको पुरुष आरक्षण बिल ज़्यादा मानता हूँ, क्योंकि आपने पुरुषों को कंफर्म कर दिया कि आपकी 545 सीटें पक्की रहेगी। नहीं, वो तो इसलिए ना क्योंकि पुरुषों ने ही वुमेन रिजर्वेशन पिछले 20 साल होने नहीं दी, इस वजह से बजाय इसके कि उन्हीं से लड़ते रहो, सर फुटबॉल करते रहो, चलो आगे बढ़ो, चलो उनको कॉम्प्रोमाइज कर। लेकिन मतलब उनकी तो कंफर्म कर दी ना आपने। हाँ, उनकी तो उनको कोई बदला नहीं, उनको बदला नहीं, लेकिन अब ये कि 543 में से ही देना है तो फिर बदले जाएंगी। हाँ, तब बदली जाएगी। अब जो डिमांड ये आ रही है कि साहब आप इसी 543 में औरतों को तो उससे आगे ही जाएंगे, इस पर तो जाना नहीं है। नहीं, वो 543 में इंक्रीज विमेन कैसे अकोमोडेट होंगी, मर्दों को घटाए बिना, तो ये इशू कंटेंशियस जो 50 साल से चल रहा है फिर चलेगा। अच्छा, एक और इम्पॉर्टेंट इशू जिस पर आपने पूरी किताब और लिख दी, पॉपुलेशन मिथ को लेकर, मुसलमानों को लेकर, क्या है चक्कर? आप किसी तरह से मानने को तैयार नहीं। सरकार ने डेमोग्राफी मिशन भी बना दिया अब तो, उन्होंने कहा 100 जिलों में डेमोग्राफी चेंज हो गई, रिलीजियस पॉपुलेशन चेंज हो गई। मैं सीधी सी बात कर रहा हूँ आपको, ठीक है? उसमें से 60-70 जिले ऐसे हैं जिसमें मुसलमानों से डेमोग्राफी चेंज हुई। तो आप क्या कहते हैं? देखिए, आप ऐसी किताब लिख रहे हैं? नहीं, मैंने जो किताब लिखी ना, उसमें मैंने सारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के डेटा पे बेस्ड है। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 1, 2, 3, 4 एंड 5 एंड सेंसस, कोई चीज़ उसके बाहर मैंने ली, और जो नेशनल सैंपल सर्वे वगैरह होते हैं वो सब लिए। उसमें मैंने क्या पाया कि शुरू इस कन्फेशन से करता हूँ मैं पहले सेंटेंस में, कि ये फैक्ट है कि मुसलमानों की आबादी सबसे तेज़ी से बढ़ रही है, यही तो शिकायत है। और ये कि प्रोपोर्शन जो 1951 में था हिंदू और मुस्लिम पॉपुलेशन का, वो डिस्टर्ब हुआ है। मैंने ये 2 कन्फेशन से शुरू किया है, उसके बाद कहानी दूसरी हो जाती है। 84% हिंदू थे, अब वो 79% आ गए हैं। 9.9% मुस्लिम थे, वो 14% हो गए, 4.2 का फ़र्क हुआ। तो उससे वो जो केस है कि मुसलमानों की आबादी बढ़ रही है, ओवरटेक कर लेंगे, काबिल कबूल हो जाती है। लेकिन आज बाद में क्या हुआ कि 30 साल से मुसलमानों ने फैमिली प्लानिंग बहुत तेज़ी से अडॉप्ट करनी शुरू की, इतनी तेज़ी से कि कोई कम्युनिटी इतनी तेज़ी से फैमिली प्लानिंग नहीं कर रही जितनी मुसलमान कर रहे हैं। तो वो ज़माना जब 2-2, 3-3 बच्चे मुसलमानों के ज़्यादा होते थे, वो घटते 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 अब 0.3 का गैप रह गया हर हिंदू और मुसलमान में। हिंदू और मुसलमान में सिर्फ ऑलमोस्ट बराबर हो गया। फिर मैंने इसके ऊपर एक, लेकिन वो 5 के 25 और 4 के 40 क्या था? जब ये भी मैंने भागवत साहब को किताब पेश की। एक बहुत बड़े लीडर ने कहा था कि हम 5 हमारे 25, हम 4 हमारे 40, बहुत सारे कहते रहते हैं। आप इतने हज़ारों लोगों से डील करते हैं, मुझे एक 4 बीवी और 25 बच्चे वाला मुसलमान आपने देखा है? हाँ या ना? नहीं देखा मैंने तो। आपने 2 बच्चों 2 बीवियों वाला मुसलमान देखा है? नहीं देखा। उन साहब को दिखाई देगा कि हर मुसलमान की 4 बीवियां होती हैं? कितना गैर जिम्मेदारी। मेरी नज़र में, मेरी पहचान में तो कोई नहीं है। कोई नहीं है। अच्छा, मैंने भागवत जी से जब हमारी मीटिंग हुई तो मैंने, लेकिन मैं इंपॉर्टेंट नहीं ना, वो शायद ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो। नहीं सुनिए, तो मैंने भागवत जी को फिर ये जब किताब पेश की, मैंने यही कहा, मैंने कहा कि देखिए ये हम 5 हमारे 25 हम 4, ये सब बिल्कुल बेबुनियाद बातें हैं, और फैक्ट ये हैं जो मैंने आपको मोटा मोटा बताया। और मैंने कहा कि हिंदुस्तान में पॉलीगेमी तो संभव ही नहीं है। कह लेंगे वो कैसे? मैंने कहा औरतें ही नहीं हैं। तो हैरान हुए, कह लेंगे क्या मतलब? मैंने कहा आपने जेंडर रेशियो तो सुनी होगी, 1000 मर्दों पे 940 औरतें, यानी 1000 मर्दों में से 60 लोगों को तो पहली बीवी नहीं मिलेगी, तो मुझको दूसरी कहाँ से मिल जाएगी? औरतें ही नहीं है। तो उस पर वो बहुत हंसे, और उसका असर भी हुआ। देखिए बातचीत का होता है। 2 महीने बाद विजयदशमी की उनकी जो स्पीच आती थी, इसमें हर साल मुसलमान बच्चे बहुत पैदा करते हैं कहा करते थे, उन्होंने इसको डिलीट कर दिया। 25 से 75 साल पहले पार्टीशन हुआ था, उसकी बात तो की। तो ये बात समझाने की, लेकिन अब सरकार कहने लगी इन्फिल्ट्रेशन से बढ़ रहा है। 3 कारण बताए कि सरकार के 3 कारण बताए उन्होंने। एक बर्थ रेट, मतलब मुसलमानों की, दूसरा इन्फिल्ट्रेशन, और तीसरा कन्वर्जन। हाँ,
देखिए कन्वर्जन वगैरह, देखिए एंटी कन्वर्जन लॉ जगह जगह आ गए, आप इन्फोर्स कर दीजिए, आप ही की सरकार है, 14 साल से आपकी सरकार है, और इतने मजबूत आप प्रधानमंत्री होम मिनिस्टर हैं, इन्फिल्ट्रेशन क्यों 14 साल में आपने बंद नहीं किया? कौन करेगा? कहना आसान है कि ये वोट पढ़ते चले जा रहे हैं, हो रहा है। और अब ये डेमोग्राफी कमीशन जो बैठा है, तो ये क्या रिकमेंडेशन लाएगा क्या नहीं लाएगा सामने आ जाएगा, ये पता चले। जरूरत आप समझते हैं डेमोग्राफिक मिशन की? नहीं, पता नहीं, मैं मेरे ख्याल से इट वाज मोर सिक्योरिटी फोकस्ड, इनका मुझे ज़्यादा दिखाई दिया। तो लेकिन सरकार ने, लेकिन बॉर्डरिंग स्टेट्स के बॉर्डरिंग डिस्ट्रिक्ट्स करो में यदि डेमोग्राफी बदल गई है, आप इसको खतरा समझते हैं? नहीं, बिल्कुल खतरा है। अगर ये इलीगल इमिग्रेशन हो रही है, घुस बैठी है, उनको ज़रूर पकड़ना चाहिए, और पकड़ के उनको, मैंने तो कहा कि उनको बॉर्डर क्रॉस ही नहीं, उनको हैंग कर दो, करो। किसने रोका है? बहुत पावरफुल सरकार है आप तो। बढ़ कैसे गए? इतने सारे कहाँ से आ गए? 14 साल से आप हैं। नेहरू के ज़माने को आप ब्लेम करते रहते हो कि नेहरू ने कर लिया होगा, आपने क्या किया? आपने कितना रोका? तो रोको। तो मैं आप तो गुस्सा होते हैं, जरा सा SIR किया उस पर तो आप नाराज हो गए। SIR से ही तो पहले समझ में आएगा कि कौन घुसपैठी है नहीं है। नहीं, तो घुसपैठिए के लिए तो मैंने तरकीब बताई ना, कि अगर आप सिर्फ जो हमारा समरी रिवीजन का तरीका चलता चला आ रहा है, बजाय आपका नए इलेक्टोरल में नाम आ गया कि नहीं आ गया? सर अभी हमारे नहीं आई है, लिस्ट ही नहीं आई है, दिल्ली में अभी चल रहा है काम। चल रहा है ना। लेकिन आपने को भी अच्छा खासा दौड़ना पड़ गया होगा। अभी तो आप दौड़िए तो बड़ा सबके लिए, सबको एंजॉय करेंगे सब लोग, दौड़ के सबकी सेहत इंप्रूव हो जाएगी। आपका पक्का हुआ कि नहीं हुआ? 500 साल से है कि नहीं? ड्राफ्ट में आ गया, अब वो फाइनल में आएगा कि नहीं आएगा वो मैं देखूंगा। तो तब ये भरोसा होगा कि आप 500 साल से, आप किताब लिखने से थोड़ी मान गए। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सर। जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट रहे फॉर्मर हामिद साहब, और लोगों की तो बात बहुत होती रहती है, हामिद अंसारी साहब, उन्होंने एक बार कहा कि इंडिया में जो मुसलमान है वो सेकंड क्लास सिटीजन है। अब हामिद अंसारी साहब 10 साल वाइस प्रेसिडेंट रहे, कुरैशी साहब 8 साल इलेक्शन कमीशन में रहे और 40 साल भारत सरकार की सेवा में रहे। वैसे मैं पढ़ रहा था तो आपके पास बहुत मौके आए जब आपको बताया गया कि आप मुसलमान हैं। ह्यूमिलेशन वाला, मैं तो समझता हूँ आपको हुआ कि नहीं हुआ, मुझे हुआ पढ़कर। चाहे वो मेवात में जाने के लिए हो, DG दूरदर्शन हो रहा हो, या फिर चीफ इलेक्शन कमिश्नर के तौर पे फर्स्ट मुस्लिम चीफ इलेक्शन कमिश्नर मानना, ये ह्यूमिलेशन या सेकंड ग्रेड सिटीजन मुसलमान का होना आप मानते हैं, महसूस करते हैं? नहीं, मुझे एक तो ये याद नहीं कि हामिद अंसारी साहब से सेकंड ग्रेड सिटीजन की बात की गई थी। उनसे ये पूछा गया था कि आर दे फीलिंग इनसिक्योर? यस। तो शायद मुझे जहाँ तक याद है उन्होंने कहा था कि यस दे आर फीलिंग इनसिक्योर। यू ऑल्सो फील? एंड उस पर मेरा स्टैंड ये था कि उस पर सरकार ने स्टैंड लिया कि हाउ डेयर यू से यू आर इनसिक्योर, बंदूक दिखा के को हाउ कैन यू, हाँ जी नहीं बहुत सिक्योर हो, बहुत सिक्योर हो, ये क्या नालायकी है? तो दिस इज हाउ गवर्नमेंट हैड रिएक्टेड ऑन उनका ये कहना। रोज का ट्रेन में सफ़र करना आज मुसलमान के लिए मुश्किल हो गया है, तो उसको इनसिक्योर नहीं माने। जो इनसिक्योर क्या है उसको उल्टा आप गाली दें कि इनसिक्योर कैसे कह दिया, हाउ डेयर यू। आप सिक्योरिटी या रेस्पेक्ट तलवार की नोक पे कहलवाना चाहते हैं कि नहीं जी बहुत सिक्योर हूँ, बहुत सिक्योर हूँ। अरे रोज़ तो हो रही है, और मस्जिद, आप लिंचिंग की बात कर रहे हैं? लिंचिंग की बात हो रही है, पिटाइयाँ हो रही हैं। रोज अखबार उठा के देख लीजिए, रोज़ाना एक आइटम कम से कम ना हो कि उस ट्रेन में उसकी होलिया देखे। और कई बार तो अब देखने में ही आया कि बेचारा पिटने वाला हिंदू था, उसके होलिया देखने में मुस्लिम लग रहा था, उसको पीट दिया। कल एक अखबार में खबर थी, कपड़ों से पहचान लिया होगा वो उसके कपड़े वो इतने गलती से मुसलमानों वाले पहने हुए थे, उसको की पिटाई कर दी बुरी तरह, बहुत जख्मी हुआ वो भी एक ब्राह्मण है। तो ये जब कल्चर ही हो जाएगा ना कि ब्रूटलाइज कर दिया जाए पूरी कौम को, नेशन को, कि ब्रूटलाइज के है ना। एक ज़माना होता था कि एक बच्चे को ज़रा सा भी कोई बिल्ली भी चूहे को पकड़ती थी वो दहल जाता था। अब गोली एक दूसरे पे चला दो, उसकी लिंचिंग कर दो, वो उस पर हंस रहे होते हैं। तो इसलिए जो माहौल है कुछ हेल्दी नहीं है, और उसको आप डंडे की ज़ोर से आप उसको दबाना चाहते हैं कि नहीं शिकायत भी ना करो। वो कहते ना, बड़ा अच्छा एक शेर है कि वो कत्ल भी करते हैं तो शिकवा नहीं होता, हम आह भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम। ये आज की वो हालत है कि शिकायत भी ना करो। अरे भाई अखबार नहीं पढ़ते तुम क्या? रोज़ तो ये हो रहा है
क्या कर रहे हैं, और मस्जिदें, दरगाहें, ये वो 300 500 साल वाले रूटीनली ढाई जा रही हैं, रूटीनली। तो ये कुछ बहुत अच्छा। और उसके बाद अगर कोई इंटरनेशनल कम्युनिटी दुनिया में इधर से उधर से UN कुछ बोल दे तो ये डोमेस्टिक मामला है, कोई और न बोले। अरे यार माइग्रेंट वगैरह कहते हैं, हमारे माइग्रेंट पूरे दुनिया पे छाए हुए, वहाँ ठीक है, दूसरा कहीं से इकोनॉमिक रीजन से आते, गरीबी में आते। अब पिछले दिनों जो SIR चल रहा था और वो चल रहा था, तो यहाँ पे गुड़गांव में कॉलोनी में हमारे सारी सर्विसेज ठप हो गई, क्योंकि सब बांग्लादेशी थे या बंगाली थे, बांग्लादेशी तो होंगे तो जा चुके होंगे, वो थे, चले गए। तो उस पर किसी ने जोक किया, मैंने भी वो ट्वीट किया था, उस पर ऊपर ये IT सेल मुझ पर दौड़ पड़ी, ये देखो जी ये मजाक बना रहे हैं उसका, बंगालियों का मजाक उड़ा दिया। फैक्ट ये है, आप किसी भी RW में अभी मैं आपको मिलवा देता हूँ कि सारे के सारे काम हमारे 4 महीने के लिए SIR कराने, ये सब अपनी नौकरियां छोड़ के वहाँ चले गए थे। आप भी इनसिक्योर फील कर रहे हैं मतलब? नहीं इनसिक्योर नहीं, इनसिक्योर किस कॉन्टेक्स्ट में फील कर रहे हैं? मुसलमानों के लिए मतलब मुसलमान, हिंदुस्तान का मुसलमान इनसिक्योर। हिंदुस्तान कुरैशी साहब को तो कोई छेड़ नहीं सकता। हाँ, वो तो बड़े ताकतवर लोग हैं। छेड़ने को सब छेड़ सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन तो मतलब ये तो और गंभीर बात है कि क्या कुरैशी साहब भी इनसिक्योर फील कर रहे हैं? देखिए 92 में मुझे अपनी नेम प्लेट हटानी पड़ी थी, मुझको उसका दुख है, मुझे उसका दुख है। मैं DM ऑफ गुड़गांव जो 15 लाख लोगों की ज़िंदगी का जिम्मेदार होता था, ये नौबत और ये हालत हो जाए तो ये कुछ अच्छी चीज़ नहीं है। मैंने पूरी दुनिया की लार्जेस्ट डेमोक्रेसी को हेड किया, और उसके बाद मुझे ये फीलिंग हो कि यहाँ पे कोई बजरंग दल या VHP आके धरना दे दे या कुछ और कर दे, तो आजकल तो सब कुछ संभव है। आज ये डर ज़्यादा हो गया, बहुत ज़्यादा हो गया। फिर लोग कहेंगे कि आपको CEC बना दिया, आपको वाइस प्रेसिडेंट बना दिया, और अब आप इनसिक्योर और ये सब बातें कर रहे हैं। लेकिन फिर उनसे जवाब देंगे, सेकंड क्लास लेकिन ये पूछेंगे कि किसने बना दिया? आपने तो नहीं बनाया, जो आजकल इल्ज़ाम लगा रहे हैं, आपने तो नहीं बनाया, आप तो एक MP और एक MLA नहीं बनाते, तो फिर ये कहना कि जी आपको बना दिया, आपने तो नहीं बनाया था। माफ़ कीजिएगा भाई साहब, किसी और ने बनाया था, उसको आप गाली दे दीजिए कि उसने हामिद अंसारी को क्यों और मुझको क्यों बनाया, उसको दे दीजिए। नहीं, लेकिन सरकार तो कह रही है उसकी जो नीतियां होती हैं, उसकी पॉलिसी तो होती है, उसका प्रॉफिट है, सबको बेनिफिट सबको मिल रहा है, नौकरी सबको मिल रही है। अभी IAS के सिलेक्शन में मुसलमान जा रहे हैं। जी आप NDTV में उसमें हैं, हमने देखा, चलो हम CEC बने, हमने CEC के उसमें पूरी एक ऑर्गेनाइजेशन को प्राइड बढ़ाया कि घटाया, बताइए? इससे अच्छा कोई कर सकता था कि ये नहीं कर सकता? क्या कमी छोड़ी? हमने तो अपनी उस एलिवेशन को जस्टिफाई किया पूरी तरह, दिलो जान से हमने देश की 143 कंट्रीज को ट्रेनिंग तो मैंने दिलाई, इंडिया का नाम तो मैंने रोशन किया, वो आप किसी को नजर नहीं आ रहा क्या? आप गंभीर बात बोले कि आपने तो नहीं बनाया, मतलब मौजूदा सिस्टम ने, मतलब आपकी बात नहीं कर रहा, मौजूदा सिस्टम में आज जो हमने सवाल ही शुरू किया था कि भाई एक बड़ा रिप्रेजेंटेशन को, फैक्ट ये है कि देखिए आप इसको ठीक, सर ये बहुत सीरियस नोट पे बात मैं कर रहा हूँ, फिर से वहाँ पर आ गए, हम भूल गए थे कि इतने बड़े सिस्टम में जो मुस्लिम रिप्रेजेंटेशन है, क्योंकि मैं समझता हूँ, मेरा एक अपना थॉट प्रोसेस है कि पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन पावर रिप्रेजेंटेशन होता है। यदि पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन किसी भी कम्युनिटी का नहीं है, और जो महिला रिजर्वेशन के लिए भी मैं मानता हूँ, यदि आप पॉलिटिकली रिप्रेजेंटेशन आपका पर्याप्त नहीं है तो आप पावर से थोड़ा दूर हैं। आप ऐसा मानते हैं? और जब एक पूरी बड़ी कम्युनिटी 14% कम्युनिटी देश की सबसे बड़ी पार्टी के साथ रिप्रेजेंट नहीं कर रही हो, उसके साथ नहीं हो, तो उसको आप खतरनाक मानते हैं? बिल्कुल, ये बहुत खतरनाक है। खतरनाक न भी कहें तो बड़ी चिंताजनक है, चिंताजनक बात है कि 14% लोगों के लिए कोई आपको जवाब ही कह दिया था विनेबिलिटी। एक मुझे किसी चैनल पे किसी ने पूछा विनेबिलिटी, मैंने कहा कि साहब मोदी जी अगर किसी लैम्प पोस्ट को भी टिकट दे दें वो जीत के आ जाएगा। ये विनेबिलिटी का बहाना है, गलत बहाना है। अरे किसी को भी दे दो जो वो जीत के आ जाएगा उसमें, और एक MLA नहीं, एक MP नहीं, और उसको हम डिफेंड करें कि बहुत अच्छा, व्हाट डू यू एक्सपेक्ट फ्रॉम मी, कि बहुत अच्छा, वंडरफुल वंडरफुल, बहुत बढ़िया। क्या मतलब है? यानी वही तो कि पहले आप ज्यादती करें और उसके ऊपर कोई बोले भी ना तो आप के पीछे पड़ जाएंगे। तो ये तो बड़ी गलत बात है।
और अब जैसे कि लिए मेरी सेफ्टी और पर्सनल सिक्योरिटी का इतना इशू नहीं है, क्योंकि नहीं, आप एक मेरे reference पड़ोसी के तौर बड़े पे है मैं ना, कर- हाँ। लेकिन जो ट्रेन में और बस में रोजाना पिट रहा है, तो वो भी तो मेरी कम्युनिटी का वजह है, और मुसलमान होने के नाते ही तो पिट रहा है, तो एक उसकी गंभीर चिंता बात किस, कह रहे हैं आप, फिर ट्रोल हो जाएंगे कि मुसलमान होने के नाते पिट रहा है। और क्या, जब उसको बताया जाता है, उसका पहले नाम पूछा जाता है, फिर उसे बहुत सारे स्लोगन कराए जाते हैं, फिर उसकी दाढ़ी नोची जाती है, उसकी टोपी उतारी जाती है, तो ये फैक्ट तो है कि नहीं है? इस फैक्ट को भी डिनाई करवाना चाहते हैं। ट्रोल तो वैसे भी हो जाऊंगा, होता रहता हूँ। ये तो ताक में रहते हैं कि कुछ बोले और इसके ऊपर वो करें, वो उसकी चिंता नहीं। लेकिन आप मानते हैं कि मुसलमान की पहचान जो है खुद ही उसको कहा है, खुद ही insecure- हमारे नेता ने कहा है कि जी एक अपने कपड़ों से पहचाने जा सकते हैं, और उन कपड़ों से लोग पहचान के लोग उनको रोज पीट रहे हैं। कहा है नहीं कहा? आप ही बताइए। 20 करोड़ लोग आराम से रह रहे हैं ना मुसलमान यहाँ पर, नहीं। पिट रहे हैं क्या रोजाना? नहीं, अब ये कि साहब पिछले दिन तो सिर्फ 5 ही पिटे, 5,000 तो नहीं पिटे। अगर इस तरह की स्टैटिस्टिक्स आप लाएंगे तो बहुत बहुत अच्छी बात है। बड़ा नहीं, कुछ लोग कहेंगे ना इस बात को कि नहीं, तो लोग तो हर किस्म की बात भी कहते हैं। तो किसी ने बल्कि कह भी दिया था कि साहब इतने 140 करोड़ का देश है। एक मस्जिद ही तो टूटी है, 50,000 तो नहीं टूटी, ये भी बोलते रहते हैं। तो लेकिन रोजाना एक एक टूट रही है, तो वो 50,000 की तरफ तो चल पड़े हैं। सर, अभी आपने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कह दी, जो गंभीर बात है कि 92 में एक आईएएस ऑफिसर, आप तो आईएएस ऑफिसर थे, कोई जनरल नहीं थे, अपनी नेम प्लेट उतारनी पड़ी। ये गंभीर बात है। ये हुआ था कि जब इतनी टेंशन में हमारे रोड पे, शाहजहां रोड पे रहता था, मेरे हिंदू दोस्तों ने कहा कि कुरैशी देखो हालात जैसे हो रहे हैं, तुम अपनी नेम प्लेट अपने कमरे घर से निकाल दो। वो सिर्फ उस पर कुरैशी लिखा हुआ था। वो मैंने अंडर ट्रेनिंग डेज में बड़ा स्टाइलिशली बनाई थी, डिजाइन थी, डिज़ाइन की भी। तो मुझे मैंने उठा तो दी, वो अभी भी कहीं रखी हुई है, लेकिन मुझे उसका दुख बहुत हुआ, तकलीफ है, दुख बहुत हुआ कि ये नौबत आ गई कि पर्सनल सेफ्टी के लिए मुझे अपनी नेम प्लेट उठानी पड़े। जबकि दूसरा रियलिटी दूसरी जो है, जो मैंने विजय जी बार बार कही है कि इंडिया इज़ ए सेकुलर कंट्री बिकॉज हिंदूज आर सेकुलर। और उसकी मुझे उस पर कई लोगों ने क्वेश्चन भी किया, वो आप कैसे कह सकते हैं? मैं कह देखिए सीधी सी बात, इंडिया का पार्टीशन हुआ था रिलीजन के नाम पे, पाकिस्तान इस्लामिक रिपब्लिक बना, उस वक्त हिंदू राष्ट्र इंडिया बनता, तो कोई नोबडी वुड हैव बैटेड एन आईलिड, कोई पलक भी नहीं झपकता कि भाई नेचुरल चीज़ है। लेकिन हिंदुओं ने 100% कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में 100% यूनानिमस वोट से सेक्युलरिज्म चुना। मेरे लिए सेक्युलरिज्म ज़रूरत हो सकती है आज की, आपकी ये चॉइस है, चॉइस है। तो इसलिए ये जो, लेकिन अब तो हिंदू राष्ट्र की बात हो रही है ना, जो हिंदू राष्ट्र की बात अगर हो रही है, तो वो हमने वैसे बाय द वे भागवत जी से हमने पूछा कि साहब हिंदू राष्ट्र, उन्होंने कहा देखो हिंदू राष्ट्र तो था, है और रहेगा। तो हमने कहा लेकिन ये बताइए कि दो चीज़ें कि उसमें कॉन्स्टिट्यूशन का क्या रोल होगा और इंडिया हमारे मुस्लिम्स का क्या होगा। तो उन्होंने कहा वी आर नॉट चेंजिंग द कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि उसके विद इन द कॉन्स्टिट्यूशन हमने हिंदू राष्ट्र बना ही लिया है, और मुसलमानों के बिना हम हिंदू राष्ट्र की कल्पना नहीं कर सकते। बड़ा रीअश्योरिंग। तो वही है कि जी मिल के ही हमने तरक्की करनी है। तो दूसरे मेरे अपनी पर्सनल लाइफ में 40 साल आप इसमें देखें, मुझे सारी ग्लोरी 40 साल में हिंदुओं के हाथ से ही मिली है। और मुझ पर अगर कोई पत्थर वत्थर पड़े हैं, वो मालेर कोटला पंजाब के कुछ मुस्लिम से, जो वक्फ बोर्ड के, मेरे वक्फ बोर्ड को जो आपका वक्फ बोर्ड के, उसमें उन्होंने मुझ पर हर किस्म के इल्ज़ाम लगा के झूठे सच्चे वो चिट्ठियाँ लिखते रहते थे वेलफेयर मिनिस्टर को। तो ऐसी सूरत में कि जो मैंने तो वो इंडिया देखा है, उसमें पला पड़ा हूँ जो जहाँ पे सेक्युलरिज्म हमारे ब्लड में है, हमारे पूरे देश के ब्लड में, उसको डिस्टर्ब करने की जो कोशिश की जा रही है, ये देश के हित में भी नहीं है। और हमारी दुनिया में जो रेपुटेशन है वो, अब वो ये इस्लामिक रिपब्लिक, वो इस्लामिक रिपब्लिक, ये तो वुड वी लाइक टू बी वन ऑफ दोज और ग्रेट सेक्युलर डेमोक्रेसी। तो इसलिए ये हमें इस पर सीरियस विचार करना चाहिए कि हम क्या ठीक डायरेक्शन में चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं। सर, आखिरी सवाल के तौर पे हम समझना चाह रहे हैं, एक दो सवाल हैं। आपने 100 मेमोरीज किताब में लिखी, कोई ऐसी मेमोरी जो आप चाहते थे, मुझे लगता है 100 मेमोरीज तो बहुत कम है आपके जीवन के लिए,
100 मेमोरीज आपने और सेलेक्ट की होगी, कोई ऐसी है जो आपको लगता है कि छूट गई? नहीं, इसका मुझे ऑफेंड जवाब देना आसान नहीं, क्योंकि 60-70 मैंने पॉइंट और नोट कर रखे हैं। तो ऑब्वियसली 100 में के लिए मुझे 5-7 को सेक्रीफाइस करना पड़ा था, बल्कि एक आध चीज़ बाद में ये याद आई, जैसे चंद्रबाबू नायडू वाला एक एपिसोड मैंने डालना था, क्योंकि करंट है वो EVM VVPAT, तो उसके लिए किसको निकालो, तो किसी एक को निकाला। प्रधानमंत्री जी की चर्चा इसलिए नहीं की क्योंकि जो मनमोहन सिंह जी की आपने चर्चा की है वो बहुत चर्चा हो गई कि तो वो तो एक पर्टिकुलर एक इंसिडेंट था कि उन्होंने हद तक मनमोहन, हालांकि बहुत सारे लोग बोले कि इतनी ईमानदारी कुरैशी साहब कहते हैं और आज इलेक्शन कमीशन पर आरोप लगा रहे हैं, तो क्या कभी ऐसा नहीं हुआ कि यूपीए सरकार ने बुलाकर पूछा हो या कहा हो कि भैया? हिम्मत नहीं थी भाई साहब, हिम्मत नहीं थी। और उसका सबूत बनाया तो कांग्रेस ने था, तो बनाया था। उनके लॉ मिनिस्टर को हमने सेंश्योर किया था, 4 मिनिस्टरों को, कांग्रेस के मिनिस्टरों को चार्जशीट किया था। इनसे पूछो ये उनके किसी चपरासी को कुछ कर सकते हो? कौन इल्ज़ाम लगा रहा है? दिखा दें इसका इक्विवेलेंट को सबूत दिखा दें, इससे बड़ा क्या सबूत हो सकता है? किसी की हिम्मत नहीं थी कि हमको ये कह दे कि जी ये कर दो, वो कर दो, वो कर दो। इलेक्शन की डेट भी वो IB वाले आसपास घूमते रहते थे, किसी तरह कुछ पता लग जाए उनको। जब हम प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप सबको बताते थे तब उस वक्त उनको पता लगता था। हमारा वक्त का कल्चर ही दूसरा था। आपने आखिरी चैप्टर इलाजी पर लिखा है, इला शर्मा पर, उसके बाद तो वो चैप्टर भी, आर्टिकल भी आपने लिखा है जो उन्होंने नेपाल को लेकर लिखा। नेपाल हिंदुस्तान, एक रिलेशनशिप, एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर और एक इलेक्शन कमिश्नर, ये जो लव रिलेशनशिप है, या कैसे आप याद करते हैं इलाजी को? नहीं, इलाजी तो मेरी जान थी और उनको मैंने डेडिकेट किया किताब। डेडिकेट भी की आपने जी। तो हालांकि वो नेपाल की इलेक्शन कमिश्नर थी मेरी, और उनकी मुलाकात मैक्सिको में हुई। स्केच नहीं करना चाहता, लेकिन इलाजी एक बड़ी पर्सनैलिटी रही। नहीं, वो अपनी थी कि मुझे मिली वो मैक्सिको में किसी कॉन्फ्रेंस में, पॉलिटिकल फाइनेंस पे हो रही थी। तो हम तो जानते नहीं थे, उन्होंने मेरा नाम ज़रूर सुना था, मेरी किताब भी पढ़ी थी। उसके बाद वो, उनका कहना है कि वो मेरी फ़ैन भी थी। तो जब कोई नाजायज़ बात नहीं है, तो वो उन्होंने वहाँ पे जब वो मिली तो बड़ी इज्जत से, अच्छा मुझे भी कि भाई मैं इतनी बड़ी कंट्री का सी रहा हूँ, वो मेरे छोटे से कंट्री की, छोटे से उसकी, तो आई बिकेम ऑलमोस्ट प्रोटेक्टिव ऑफ हर। तो 2-3 दिन की हमारी मीटिंग रही। उसके बाद वो दिल्ली आई, उनका एक मैसेज आया कि मैं हूँ, तो शी डिड नॉट नो आई एम सिंगल, आई डिड नॉट नो शी वाज सिंगल, शी वाज ए वॉर विडो फॉर 20 ईयर्स। उनके हस्बैंड पुलिस ऑफिसर उनको माओइस्ट ने बड़ा ब्रूटली मारा था। तो वो 32 साल की उम्र से वॉर विडो थी। तो 20 साल में तो शादी का इरादा बिल्कुल ख़त्म ही हो जाता, आदमी को नई ज़िंदगी की आदत पड़े। मैं उतने ही पीरियड से डिवोर्स ही था, मुझे भी अकेले रहने की आदत थी, शादी का थॉट कहीं माइंड में था नहीं। लेकिन जब हम मिले और एक ही मीटिंग में ये पता लगा कि हम तो दोनों ही सिंगल हैं, तो फिर सडनली एक ये ख्याल। आपने इनिशिएट किया? प्रॉब्ली मैं नहीं किया, लेकिन फैक्ट के मिलने का इनिशिएटिव उन्होंने लिया कि मैं आ रही हूँ दिल्ली और आप हैं फ्री हो। वो आई पहले घर किसी पार्टी में, एक केक लेके आए फॉर मिस्टर मिसेस कुरैशी। तो मैंने कहा भाई मिसेस कुरैशी तो है ही नहीं। फिर मैंने मजाक में, कोई बात नहीं ले आएंगे, वो याद दिलाती थी। अब क्या पता था कहाँ कैसे देंगी। तो उधर दूसरी तरफ जब मुझे इनका ये पता लगा, तो 2-4 10 दिन 15 दिन बातचीत में फिर ऐसा लगा कि हमारे तो थॉट प्रोसेस और मिलना जुलना, उनका कल्चर, वो बनारस की पली बड़ी तो है, नेपाली पहाड़ी, लेकिन बनारस की बड़ी, तो उनकी हिंदी बड़ी अच्छी, हिंदी की विद्वान है, हिंदुइज़्म की विद्वान, इस्लाम के बारे में जानना, क्योंकि ग्लोबली ट्रैवल थी, बेल्जियम में पढ़ी, लंदन में पढ़ी वगैरह वगैरह। तो समहाउ बस ये डिवाइन वो था कि वी डिसाइडेड टू मैरी। आपके साथ 10 साल हम साथ रहे। सॉरी उनकी कंडोलेंस के लिए भी कि उनको याद हम लोग कर रहे हैं, और आपने जिस तरह से याद किया, और अभी जब हम आपसे चर्चा कर रहे थे तो आप नेपाल गए थे उनके लिए। मैं नहीं चाहता था इसको याद करना, लेकिन आपने किताब में आखिरी चैप्टर किया। लेकिन आपने फिर से एक बात कर दी कि उन्होंने जब वो केक लेकर आई तो मिस्टर एंड मिसेस कुरैशी लिखा।
आपने मिसेज कुरैशी का जिक्र क्यों नहीं किया किताब में? 40 साल का एक बड़ा लिंक आपका रहा है। आपने सबका जिक्र किया, सुषमा जी के रेफरेंस में आपने जिक्र नहीं, किया उनका फोटो भी है, मिसेस कुरैशी का इसमें फोटो भी है। नहीं, वो फिर ज़रा सा एक कॉम्प्लिकेशन ये था कि भाई एक पहली बीवी थी, उनका था, और मेरे बच्चों ने मेमोरीज में, हाँ, नहीं वो मुस्तफ़ा का आपने जिक्र किया, वो जिक्र किया, लेकिन वो ज़बरदस्ती मुझे लग रहा था करना पड़ता, तो वो फिट इन कहीं नहीं हुआ, तो मैंने उसको, नॉट दैट कि आई डिलिबरेटली अवॉइडेड, लेकिन वो फिट नहीं हुआ, क्योंकि एक तो एकदम कंफ्यूजन भी हो सकता था कि व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट माय वाइफ, तो मैं बात किसकी बात करूं। चलिए, माफ़ी चाहता हूं, मैं इलाजी को आपको याद उस तरह से नहीं दिलाना चाहता था, लेकिन याद आई और वो चैप्टर था। बहुत बहुत शुक्रिया सर। हम चाहते हैं कि आप बहुत अच्छे से रहें, स्वस्थ रहें, और उसी ईमानदारी के साथ, उसी वैसे जैसे कुर्सी पर बैठे उसमें आपकी स्पाइन की ताकत दिखाई दे रही है, तो उसके लिए बहुत मुबारकबाद। बहुत बहुत शुक्रिया।